हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए जल्दी से बताएंगे। ऑडिबल, विजिबल, सब कुछ परफेक्ट, आवाज आ रही है परफेक्ट तरीके से? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो ये जो आज का जोश दिख रहा है चैट के अंदर, ये लास्ट तक दिखेगा ना? ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे जो है वो जाते जाते अपने बैकलॉग हो जाती है, फिर हम रिकॉर्डिंग में चले जाते हैं मोड में। ऐसा नहीं करना है। आपको लास्ट तक इसी तरीके से लाइव बने रहना है। अगर आप लास्ट तक लाइव बने रहते हैं तो डेफिनेटली जो है आपका सब्जेक्ट है वो टाइम पर कवर हो जाएगा। ठीक है, टाइम पर आपका भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। लाइव में पढ़ने का जो मजा है वो ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग को पढ़ने में नहीं है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। इसीलिए मैक्सिमम टाइम ट्राई किया करो कि आपको जो लाइव क्लासेस है वो आप लिया करो। एक आध कोई बैकलॉग हो जाए तो संडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर उसको कवर कर लेना है अपने को, है ना? तो चलिए जल्दी से बताएंगे कितने एक्साइटेड हैं आप सभी, लास्ट तक रहेंगे? चलिए, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है इस सब्जेक्ट के अंदर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के मुंह से सुना है, इवन अभी नहीं, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से, कि सर बेसिक इलेक्ट्रिकल कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाया। मशीन का पार्ट बचा हुआ है, डेफिनेटली मुझे पता है बचा हुआ है मशीन का पार्ट। मशीन का पार्ट बचा हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि अपन कैसे उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अपना जो सब्जेक्ट है जो भी प्लानर में दिया हुआ है उस दिन वो सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। कुछ एक आध क्लासे या दो जो भी क्लासेस अपनी रह जाती हैं उसको हम एक्स्ट्रा क्लास की फॉर्मेट में अपन कवर करेंगे ना। कैसे कवर करेंगे वो मैं आज आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ में ना। तो आप मुझे बताएंगे इनमें से जो सब्जेक्ट किस किस का बेसिक इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट है वो अभी भी वीक है? एक बार जल्दी से बताओ, किस किस का जो बेसिक इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट है वो अभी भी वीक है? जो लगता है कि सर यार अभी भी मेरा स्ट्रांग नहीं है, मुझसे बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो मैं आपको इतना प्रॉमिस कर देता हूं कि जो एट द एंड ऑफ जब ये सब्जेक्ट खत्म होगा तो आपका ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बाकी सभी के कंपैरिजन में बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं जो सब्जेक्ट आप सभी को पता है कि अपने पास में जो सब्जेक्ट हैं इनमें सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो एक मशीन हमारे पास में है। कॉलेज में आप मुझे बताएंगे मशीन, पावर सिस्टम, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या बेसिक इलेक्ट्रिकल आप नेटवर्क भी बोलते हो। मशीन में इन मतलब इन सभी सब्जेक्ट में से आपको कॉलेज में कौन सा टफ लगता था? कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे टफ लगता था? जल्दी से बताओ, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे टफ लगता था? सॉरी, 2022 में पास आउट हूं। हाँ, चलिए, कुछ बोल रहे थे सर मशीन, कुछ बोले सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ पावर सिस्टम। तो देखो ये जो सब्जेक्ट है अगर आप मुझसे पढ़े होंगे ना, मशीन पावर सिस्टम अभी आपका चल ही रहा था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी जब आप मुझसे पढ़ोगे या कुछ लोग आप मुझसे पढ़े होंगे, अगर मैं ये जो सब्जेक्ट हैं जो आपको टफ लगते थे, अगर मैं इनको इतना आसान बना सकता हूँ, है ना, अगर मैं इन सब्जेक्ट को इतना आसान बना सकता हूँ, तो ये जो सब्जेक्ट आसान सब्जेक्ट है उस आसान सब्जेक्ट को अपन और कितना आसान बनाएंगे, जस्ट आप इमेजिन करके देखिए, ओनली जस्ट, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये जो सब्जेक्ट है बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और अगर हम बात करें सिलेबस वाइज में, सिलेबस में आपको पहले बताया था, बहुत सारी चीजें जो हैं अगर आपने पढ़ा होगा कहीं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, तो आपको बहुत सारी चीजें इनमें से नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको इनमें से नहीं पढ़ाई जाती है। मैं भी आपको सामने एक बार सिलेबस लिख रहा हूँ, फिर आपके जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उनका भी मैं जवाब दूंगा, है ना। लेकिन एक बार जो है मैं आपको थोड़ा सा ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। नोटबुक कितने पेज की सही रहेगी? नोटबुक जो है वो कम से कम आप बनाइए 250 से लेकर 300 पेज के बीच में, 200 250 से 300 पेज की आपको नोटबुक बनानी है। सबसे पहले अपन सिलेबस में बात कर लेते हैं। सिलेबस जो होगा वो क्या होगा, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर वो मैं आपको पहले से बता देता हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेसिक ऑफ बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस बेसिक के अंदर अपन क्या करेंगे, बेसिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। ये सारे जो हम बेसिक्स इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें केवीएल केवीएल केसीएल क्या होता है, ये सारी चीजें जो हैं
कोई दिक्कत नहीं शुभम बेटा, सारी चीजें जो है वो अपनी सॉल्व होगी, सारी चीजें सॉल्व होगी, है ना। अभी फिलहाल एक बार यहाँ पर फोकस करते हैं, एक बार सिलेबस हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये हमारा सबसे पहला जो है वो चैप्टर रहेगा। उसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे, इसी के अंदर केवीएल एंड केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अपन बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, ठीक है, मेश एनालिसिस अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर डीसी सर्किट, डीसी सर्किट। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पर एसी सर्किट, एसी सर्किट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके बाद में, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। एसी को तो पता है ना, प्रत्यावर्ती धारा अपन बोलते हैं। कोई अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो वो मैं आपको बताता हूँ, प्रत्यावर्ती धारा अपन इसको एसी को बोल के चलते हैं। डीसी को अपन क्या बोलते हैं, दीष्ट धारा, दीष्ट धारा सर्किट या परिपथ, सर्किट को अपन क्या बोलते हैं, परिपथ अपन बोल के चलते हैं। नोडल को वो नोडल ही बोलेगा, ठीक है। केवीएल केसीएल और इसका मौलिक अभियांत्रिकी अपन हिंदी में इसको बोलते हैं, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अपन क्या बोलते हैं, मौलिक वैद्युत अभियांत्रिकी, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, मौलिक वैद्युत अभियांत्रिकी, मौलिक वैद्युत अभियांत्रिकी। इतना ज्यादा हिंदी की वैसे नीड नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्रांजिएंट, नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्रांजिएंट। हम किसकी बात करेंगे, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट में हम यहां पर दो चीज पढ़ेंगे, डीसी ट्रांजिएंट एंड एसी ट्रांजिएंट। जनरली आप जहां पर भी पढ़े होंगे, आपको इस टॉपिक के बारे में मना कर दिया जाता है कि बेटा ये तुम्हारे बस का नहीं है और तुमसे ना हो पाएगा। किस किस को बोला गया है जल्दी से बताओ इस टॉपिक के बारे में। अच्छा इतनी भी हिंदी नहीं, ठीक है, समझना मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि यहां पर ये जो टॉपिक है ट्रांजिएंट, इसमें क्या है, हमारे पास में डीसी और एसी दो ट्रांजिएंट हमारे पास में होंगे। ईआर क्या बोल रहे हो, जॉब करता हूँ, हाँ रिवीजन का वीडियो बेटा आप जो है मैं बना दूंगा, है ना। सबसे टफ जो है वो ट्रांजिएंट लगता है, नहीं बहुत आसान है, ट्रांजिएंट में कुछ भी नहीं है। स्पेशली आपको एसी ट्रांजिएंट तो पढ़ाया ही नहीं जाता है, मना कर दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इस टॉपिक के बारे में, जो चीज आपसे छुपाई जाती है, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, हर एई एग्जाम में, हर एई लेवल के एग्जाम में, एई लेवल में कम से कम दो क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहां से पूछे जाते हैं। सिर्फ एई की बात कर रहा हूं, हर स्टेट जेई के अंदर, है ना। ये ध्यान रखना, एई के अंदर दो क्वेश्चन और स्टेट जेई के अंदर, किसी भी स्टेट जेई का पेपर उठा देना, मैं एसएससी जेई या आरआरबी जेई की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें भी आया हुआ है, लेकिन 100% स्टेट जेई के अंदर भी एक से दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं, एसी ट्रांजिएंट और डीसी ट्रांजिएंट में से। तो ये ध्यान रखना, ये वाला पोर्शन भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे आपको हर एग्जाम के लिए तैयार करना है। ये जो हमारा बैच है वो हर एग्जाम को आपको तैयार करेगा, ताकि जो है कोई सा भी एग्जाम आप फ्यूचर में दे, आपका सिलेक्शन हो पाए, है ना। फिर ट्रांजिएंट के बाद में फिर हम आएंगे कहां पर, ध्यान रखना, थ्योरम्स पर। कोई बोलेगा सर पहले थ्योरम पढ़ा देना, देख लेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर थ्योरम्स, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमेय, क्या बोलते हैं अपन इसको, प्रमेय। तो थ्योरम्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, नेटवर्क थ्योरम जिसको अपन क्या बोलते हैं, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, टेलीग्राम थ्योरम, ठीक है। तो ये सारे जो अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम के बाद में हमारे पास में एक और आएगा ग्राफ, ग्राफ थ्योरी, ग्राफ थ्योरी ये हम पढ़ेंगे। ग्राफ थ्योरी के बाद में अगर हम बात करें, तो इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में, टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में, टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट होगा हमारे पास में मैग्नेटिक सर्किट, इसी को अपन एक साथ में पढ़ लेते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सर्किट में आपको एक ही साथ में पढ़ाऊंगा।
मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट। अगर आपने जितनी बार मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा होगा तो मैग्नेटिक सर्किट में आपको सिर्फ एक ही चीज बता दी जाती है कि दो कोइल सीरीज में हैं, डॉट डॉट पोलरिटी के अंदर हैं, तो क्या होगा, अपोजिट पोलरिटी में क्या होगा, एडिटिव सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी, बस इतना ही नॉर्मली बताया जाता है। और इसके बारे में कपलिंग कोएफिशिएंट के बारे में बताया जाता है बस। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो आरआरबी जेई के अंदर मैं आपको आज भी क्वेश्चन कराऊंगा, कि लास्ट टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछे गए थे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टेट्स। इलेक्ट्रोस्टेट्स, जहां से आपके लास्ट टाइम भी कम से कम मैंने पेपर देखा था तो 3 से 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेट में से आए थे आरआरबी जेई के अंदर। ठीक है, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक सर्किट दोनों अपन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टेट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। नाम सुना होगा आपने, गॉस लॉ, किरचॉफ्स लॉ। किसी भी स्फेरिकल के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस पर कितना होगा, आउटर कितना होगा, ये नाम आपने सुना होगा, वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टेट्स के अंदर, है ना। उसके बाद में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता है और जो नॉर्मली आपको नहीं पढ़ाया जाता है। आप ही कमेंट करके बताओ ऐसा कौन सा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो आपको नहीं पढ़ाया जाता है, और वो टॉपिक कौन सा है, ध्यान रखना, वो है बैटरी एंड सेल। वो है बैटरी एंड सेल। तो ये टॉपिक भी हम यहां पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बैटरी और सेल के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जहां से भी एक ना एक क्वेश्चन जो है आपको पूछा ही जाता है ना, बैटरी और सेल। हाँ, 3 फेज सर्किट भी नहीं पढ़ाया जाता है डेफिनेटली, हम यहां पर 3 फेज सर्किट भी पढ़ेंगे। 3 फेज सर्किट, 3 फेज सर्किट, 3 फेज सर्किट, 3 फेज सर्किट, ये भी मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा ना। 3 फेज सर्किट, करेक्ट। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारा रहेगा कंप्लीट सिलेबस जो हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए तैयार हैं आप सभी और शुरू किया जाए इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल को शुभारंभ करते हैं, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। तो ये अपना सिलेबस है, इसमें कोई भी टॉपिक अभी छूटा हुआ नहीं है, सारा सिलेबस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दो प्यारी सी लाइनों के साथ में, कि अगर मान लो आपके पास में, हो सकता है कि आपका बेस, मुझे नहीं पता कि आपका बेस क्या है, किसको कितना आता है और किसको कितना नहीं आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, किसी को अगर नहीं भी आता है, किसी को कोई चीज नहीं भी पढ़ाई गई है, तो मैं दो प्यारी सी लाइनों के साथ में इस सेशन को स्टार्ट करता हूं कि जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल रहा है उसे खोया नहीं करते, अक्सर मंजिल उसी को मिलती है दोस्त जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, है ना। तो जो पहले हो गया है, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ध्यान रखना, आप लिव इट। नोट्स कैसे बनाए, नोट्स आप साथ साथ में बनाइए, मेरी स्पीड जो है वो ऐसी रहेगी कि आप आराम से चीजों को लिख पाओगे ना। नोट्स आप कोशिश कीजिए साथ में बनाने की, कहीं एक आध पेज आपको छूट जाता है तो आफ्टर जैसे ही क्लास होगी आधे घंटे के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आपके जो फोल्डर है उस फोल्डर में पीडीएफ वीडियो लेक्चर वहां पर मिल जाएगा, तो उसमें जाकर आप वहां से कुछ चीजें लिख सकते हैं अगर कुछ छूट जाता है तो, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो हो गया है उसको छोड़ो, किसी को आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे, तो आप चीजों को सीखने की कोशिश करना। मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा और अप लेवल तक हम लेकर जाएंगे ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में हम न सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं क्लास 10th के अंदर या क्लास 11th के अंदर। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शुरुआत होती है एक सबसे पहले सबसे छोटे से पार्टिकल से, और वो हमारे पास में क्या है, ध्यान रखना, वो है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर इलेक्ट्रॉन से ही हमारी कहानी जो है वो शुरू होती है। इलेक्ट्रॉन या फिर नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, चार्ज। क्या बोलते हैं अपन इसको, चार्ज। अगर आप देखोगे कोई भी 11th क्लास का भी अगर आप पहला चैप्टर देखोगे, कहीं पर देखोगे तो सबसे पहले बात की जाती है किसके बारे में, चार्ज के बारे में, कि व्हाट इज द चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अगर मैं बात करूं किसी भी कोई भी हमारे पास में एलिमेंट है, कोई भी अगर हमारे पास में एलिमेंट है, तो एलिमेंट में सबसे सेंटर में जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस, और वो होता है पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाहर जो हमारे पास में शेल होती हैं, इनमें क्या होते हैं, यहां पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना
ये हमारे पास में क्या है, कोई भी हमारे पास में एलिमेंट है, ये इसका क्या है ध्यान रखना, न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा, नाभिक। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा, ये नाभिक होता है जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्या होता है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा चार्ज होता है वो कौन सा होता है, ई पर माइनस लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में बात की जाएगी किसके बारे में, चार्ज के बारे में। अब आपको ये भी नहीं पता होगा बहुत सारों को कि व्हाट इज द चार्ज, चार्ज होता क्या है, कोई बताएगा, बताओ चार्ज क्या होता है। अगर आपको कभी बैठे हो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि अच्छा आपने चार्ज का सुना है, आप बोलोगे हाँ, पूछेंगे बताओ चार्ज क्या होता है, क्या बोलोगे, चार्ज क्या होता है। अगर बाई चांस आपको पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द चार्ज, चार्ज या फिर इसी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश। ठीक है, किसी का नाम हो तो कोई दिक्कत नहीं, बुरा मत मानना। ठीक है, क्या होता है हमारे पास में, आवेश। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में या फिर आवेश के बारे में। तो चार्ज क्या होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता हुआ चार्ज क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब क्या है हमारे पास में। चार्ज कुछ नहीं है, किसी भी एक मटेरियल की हमारे पास में क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्या होता है ध्यान रखना, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, अच्छा चार्ज नहीं, चार्ज क्या होता है, कोई बोला सर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है। बेटा ऐसे नहीं करना, सुबह है ठीक है, कृष्णा, सुबह सुबह है, आप पानी की गिलास पास में देते रहे, क्योंकि 8 बजे की टाइम है, मुझे पता है 8 बजे आप में से बहुत सारे नहीं उठते होंगे, तो आराम से मुंह धो के नहा कर बैठना है, ताकि जो मैं पूछूं आप उसी का आंसर दो, है ना। मैं पूछ रहा हूँ चार्ज क्या है, वो बोल रहे सर करंट बता रहा हूँ मैं तो आपको। ऐसा नहीं करना है ना। पता लगा कि आपको जो है वो शादी होने के बाद में वाइफ ने बोला है कि आपको फल फ्रूट लेकर आना है, पता लगा आप सब्जी लेकर आ गए, तो रात को पिटाई हो जाएगी आपकी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पूछा जाए उसी का आपको जवाब देना है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द चार्ज, चार्ज क्या होता है, आप बोल रहे हो सर करंट बताऊंगा, मैं नहीं बताना, ऐसा है ना, लड़ाई हो जाती है, ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फिर करंट की बात अपन बाद में आएंगे, थोड़ी दूर की कहानी है करंट की, है ना। चलिए, तो अगर हम बात करें चार्ज क्या होता है, तो चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है, चार्ज किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होगी, जो क्या करेगी, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, रेस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स। क्या बोला मैंने, किसी चार्ज, चार्ज क्या होता है, किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब आप बोलोगे सर ये क्या समझ में नहीं है, फोर्स क्या होता है। तो ध्यान रखना, आप सभी लोगों ने बचपन में सुना होगा कि अगर मान लो कोई भी हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज को किसी एक डिस्टेंस डी पर रखा जाता है या डिस्टेंस आर पर रखा जाता है, बताओ इन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, रिपल्शन फोर्स होता है, जल्दी से बताएंगे। सेम लाइक चार्जेस अगर मैं बात करूं, सेम चार्जेस हमारे पास में है, तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, रिपल्शन फोर्स होता है, जल्दी से बताएंगे क्या होता है, रिपल्शन होता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, अगर मान लो यहां पर एक चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा चार्ज हमारे पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखना, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, आप बोलते हो हमेशा क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। आप मुझे बताओ फोर्स आया कहां से, फोर्स किसकी वजह से हमारे पास में आया, तो ध्यान रखना फोर्स आया है किसकी वजह से, इन चार्जेस की वजह से। इसका मतलब चार्ज क्या है, चार्ज फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, जल्दी से बताएंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर ये जो क्यू है, ये क्यू हमारे पास में क्या है, चार्ज है, जो हमारे पास में क्या है, आवेश है। तो अगर मैं बात करूं चार्ज अगर हमारे पास में है, तो फोर्स आएगा या नहीं आएगा, फोर्स आएगा या फिर नहीं आएगा, यस और नो। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज हमारे पास में क्या है, चार्ज किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो चार्ज हमारे पास में रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ध्यान रखना, फोर्स के लिए। और यही बात किसने बोली थी, कौन से साइंटिस्ट ने, तो जल्दी से बताएंगे। ये बात बोली थी किसने, बताओ, कुलॉम्स ने। किसने बोली थी बताओ, किसने बोली थी, कुलॉम्स ने जो है ये बात बोली थी, जिसको अपन बोलते हैं कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स ने बोला था कि अगर हमारे पास में दो चार्ज हैं, अगर उनको अपन किसी डिस्टेंस डी पर रखते हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो स्टेटमेंट लास्ट टाइम पूछा था आरआरबी जेई के अंदर कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था, किसने बताया था, ध्यान रखना। तो आंसर आएगा हमारे पास में कुलॉम्स लॉ। हिंदी में भी क्या बोलेंगे, इसी को हम कुलॉम्स लॉ ही बोलेंगे, कुलॉम का नियम हम बोल के चलेंगे। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि चार्ज क्या होता है, तो आप यहां पर लिखेंगे इसके अंदर पॉइंट, यहां पर आप पॉइंट लिखेंगे। चार्ज क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये किसी भी पदार्थ का गुणधर्म होता है, हिंदी में आप लिख देना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ये किसी भी पदार्थ का एक गुणधर्म होता है जो उसके अंदर एक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना। तो यहां पर लिख देना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें तो चार्ज किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां पर आप पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, अगर सेम चार्जेस हैं, अगर सेम चार्जेस हैं, सेम चार्ज हैं या लाइक चार्जेस हैं, तो क्या होगा हमारे पास में रिपल्शन फोर्स होगा, क्या होगा, रिपल्शन फोर्स हमारे पास में रहेगा, रिपल्शन फोर्स हमारे पास में होगा। और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं, अलाइक चार्जेस हैं, डिफरेंट चार्ज हमारे पास में हैं, तो वहां पर क्या होगा, ध्यान रखना, अट्रैक्शन फोर्स होगा, आकर्षण बल जिसको अपन बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स हमारे पास में होगा। हिंदी में मैं बोल देता हूं यहां पर, इसको हिंदी में हम क्या बोल के चलेंगे, इसको अपन बोल के चलते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्रतिकर्षण बल, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, और इसको अपन क्या बोलते हैं, आकर्षण बल। तो ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, फिर से बोल रहा हूं मैं, चार्ज किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और फोर्स जो है हमारे पास में दो टाइप के हो सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और रिपल्शन फोर्स भी हो सकता है। सेम चार्जेस में ध्यान रखना रिपल्शन फोर्स होता है, और डिफरेंट चार्जेस में हमारे पास में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। यहां पर अगर हम बात करें चार्ज या आवेश की जो यूनिट है या मात्रक है, वो क्या होता है, ध्यान रखना, यूनिट की बात करूं या फिर मात्रक की अगर मैं बात करूं, सभी को पता होगा, जल्दी से बता दो, चार्ज की यूनिट जो है वो क्या होती है। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको इतना तो पता होगा कि चार्ज की यूनिट होती क्या है, क्या यूनिट होती है, जल्दी से बताओ। आवेश बल का जनक होता है, करेक्ट, एकदम सही बात है। इसकी यूनिट क्या होती है, ध्यान रखना। तो किसने बताया इसके बारे में, इसके बारे में स्टडी किसने किया, इसके बारे में स्टडी किया था, साइंटिस्ट नाम था जिसका नाम था कुलोम्स। ठीक है, इसीलिए तो इसकी यूनिट अपन कुलोम बोल के चलते हैं। अरे इसकी यूनिट क्या होती है, ध्यान रखना, इसकी यूनिट होती है हमारे पास में कुलोम, क्या होती है हमारे पास में, इसकी यूनिट होती है कुलोम, कुलोम, या फिर अपन बोल सकते हैं इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे इसको, कुलोम्स अपन बोल के चलेंगे, कुलोम्स। ठीक है, तो चार्ज की यूनिट कुलोम्स क्यों होती है, उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, कुलोम्स ने बताया था। और उसने बोला था कि हमारे पास में चार्जेस के बीच में क्या होता है, फोर्स होता है। तो अपन एक काम करते हैं, उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि सर कुलोम्स लॉ क्या है, कुलोम्स लॉ हमारे पास में क्या है। तो कुलोम्स लॉ क्या होता है समझना, कुलोम्स ने ये बोला था कि अगर हमारे पास में दो चार्जेस है, ठीक है, उसने क्या बोला था, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज हमारे पास में क्या है, Q2 है। अगर इन दो चार्जेस को सेपरेट किया जाता है कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, क्या बोला था उसने, उसके बीच में एक फोर्स लगेगा, जो फोर्स हमारे पास में समानुपाती होगा या प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के गुणनफल के, यानी कि प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हमारे पास में रहेगा। फिर से सुनना, कोलॉम्स ने क्या बोला था कि अगर हम दो चार्जेस हैं उनको सेपरेट करते हैं R डिस्टेंस से, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हमारे पास में होगा। ये आरआरबी जेई का लास्ट टाइम का क्वेश्चन था कि फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारे पास में होता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो फोर्स होता है हमारे पास में, उसने पहला स्टेटमेंट ये दिया था और दूसरा स्टेटमेंट ये बोला था कि फोर्स जो होता है वो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी या मध्य की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारे पास में एंटी प्रोपोर्शनल अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास में क्या रहेगा, फोर्स जो होगा वो डिस्टेंस के क्या होगा हमारे पास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास में रहेगा। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो यहां से फोर्स जो निकल कर आएगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय हमारे पास में क्या होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये हमारे पास में क्या होगा, यही होगा कुलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट। यही क्या होगा हमारे पास में, कुलॉम्स लॉ का क्या होगा हमारे पास में स्टेटमेंट हमारे पास में रहेगा। जब इस प्रोपोर्शनल को आप साइन को यहां से हटाओगे तो यहां से फोर्स हमारे पास में निकल के आएगा, वो होगा के Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय हमारे पास में क्या होगा, R स्क्वायर होगा, जिसका हमने बहुत रट्टा मारा है 11th 12th क्लास के अंदर कि फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू हमारे पास में क्या होता है, ध्यान रखना, फोर्स हमारे पास में प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ध्यान रखना, के Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर हमारे पास में होगा।
वेयर यहां पर जो के होता है, जहां पर ये जो के होता है हमारे पास में, वो के क्या होगा ध्यान रखना, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये हमारे पास में होता है। इस के की वैल्यू कितनी होती है, लास्ट टाइम आपका आरआरबी जेई में क्वेश्चन था कि बताओ कूलॉम्स फोर्स लॉ में ये जो के आता है, इस के की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताएंगे। के की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हमारे पास में होता है। कोई बताएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाए तो। ठीक है, अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर हमारे पास में 1 हो जाती है, उस केस में एप्सिलॉन इसकी वैल्यू कितनी होगी ध्यान रखना, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ याद है कितनी वैल्यू होती है, 9 × 10⁻⁹। किसी का आंसर नहीं आया है, मतलब आपको जो है वो याद नहीं है वैल्यू। ये वैल्यू होती है, ध्यान रखना, ये कब होती है, जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाए। क्या बोला मैंने, इफ एप्सिलॉन आर अगर हमारे पास में 1 है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, के की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, 9 × 10⁻⁹ हमारे पास में रहेगा, 9 × 10⁻⁹ हमारे पास में रहेगा। अच्छा याद है, चलिए वेरी गुड। 9 × 10⁻⁹। आपसे लास्ट टाइम ये भी पूछा था, बताओ इसकी यूनिट क्या होगी। अब देखो इसकी यूनिट अगर आपको निकालनी है, यूनिट अगर आपको निकालनी है, तो आप एक काम कीजिए, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाओ और यहां से Q1 Q2 का डिवाइड कर लो, तो यहां से K की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स इंटू क्या होगा हमारे पास में, आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 इंटू Q2 हमारे पास में होगा। तो देखो फोर्स की यूनिट कितनी है, फोर्स की यूनिट होती है आपके पास में न्यूटन, इंटू आर की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाय चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलोम। तो एक दो चार्जेस है, कुलोम इंटू कुलोम क्या होगा, कुलोम का स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा। तो ये हमारे पास में होगी यूनिट ऑफ के। ये किसकी यूनिट होगी ध्यान रखना, के की यूनिट हमारे पास में रहेगी। और यही क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, तो देखो यहां पर यही क्वेश्चन जो है आपका लास्ट टाइम, अच्छा इसका नहीं, आपके पास में ये यूनिट, चलो ये क्वेश्चन भी आप बता दो। परमिटिविटी की यूनिट पूछी थी लास्ट टाइम आरआरबी जेई के अंदर, कि बताओ परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है हमारे पास में। तो सेम इसी फॉर्मूले से आप यहां पर यूनिट निकाल सकते हो, इससे आप निकाल के बताओ मुझे। आपको के की यूनिट मिल गई, आपको के की यूनिट मिल गई, आपसे पूछी हुई कि बताओ एप्सिलॉन नोट किया, एप्सिलॉन की वैल्यू यूनिट क्या होगी, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई के अंदर जो है, ये आपको पूछा गया था। क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन जो है 1 जो है वो फ्री स्पेस के लिए होगा हमारे पास में। फ्री स्पेस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है हमारे पास में ना, खाली स्पेस निर्वात के अंदर हम बात करते हैं। ठीक है सतीश, चलिए तो देखो अभी मैंने आपको बोला, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये जो एप्सिलॉन होता है इसी को हम एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हम बोल के चलते हैं। जहां पर ये एप्सिलॉन नॉट होता है हमारे पास में, निर्वात के अंदर हमारे पास में क्या होगा, परमिटिविटी हमारे पास में रहेगा, ये रहेगा रिलेटिव परमिटिविटी, अभी इनके नाम भी मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, तो यहां से आपको एप्सिलॉन की यूनिट निकालनी है, तो 1/4 पाई के कर दीजिए। 1/4 पाई के, देखो 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती है, के की यूनिट जो भी आ रही है हमारे पास में, के की यूनिट क्या आ रही है उसका आप इनवर्स कर लो। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलोम स्क्वायर है, तो उसको आप इनवर्स अगर आप करोगे, इनवर्स अगर आप करोगे तो यहां से कुलोम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हमारे पास में नीचे आ जाएगा। तो ये एप्सिलॉन की हमारे पास में क्या हो जाएगी बताओ, ये यूनिट हमारे पास में आ जाएगी। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन जो हमारे पास में, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आंसर हमारे पास में आएगा सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। तो यानी कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टेट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये चीजें आपको जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरली नहीं पढ़ाया जाता है, जबकि ऐसे ही क्वेश्चन फिर हमसे नहीं बन पाते, क्योंकि बेसिक नॉलेज जब तक नहीं होगा तब तक आप एडवांस चीजें आप नहीं सीख पाओगे। तो जल्दी से बता दो, ये क्लियर है कि ये आंसर कैसे आया है, एक बार जल्दी से बताएंगे। ये क्लियर है सभी को कि ये आंसर कैसे आया है हमारे पास में, एप्सिलॉन नोट की यूनिट कैसे आई है। तो अपन यहां पर आते हैं और यहां पर अपन सभी के बारे में हम लिख देते हैं। ये जो एप्सिलॉन नोट है, इसको अपन क्या बोलते हैं ध्यान रखना, एप्सिलॉन नोट जो है इसको बोला जाता है हमारे पास में परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी। और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, ये किसके अंदर है, इन फ्री स्पेस।
ये कहां पर होगी हमारे पास में, फ्री स्पेस के अंदर जो है वो परमिटिविटी होगी। नेक्स्ट को होगा एप्सिलॉन आर, जो होता है वो होता है हमारे पास में रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको अपन हिंदी में बोल के चलते हैं वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं अपन इसको, वैद्युतशीलता। इसको हिंदी में बोला जाता है सापेक्ष वैद्युतशीलता। इसको अपन क्या बोलते हैं, सापेक्ष। और परमिटिविटी को वैद्युतशीलता अपन बोल के चलते हैं ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी हमारे पास में, सापेक्ष विद्युतशीलता हमारे पास में रहेगी। चलिए, अच्छा इनमें से एक भी चीज, अच्छा ये बताओ, आपने अगर कहीं पढ़ा होगा पिछली बार, तो क्या ये चीजें आपको पढ़ाई गई थी, एक बार जल्दी से बताएंगे। आपको डायरेक्टली यहां से है ना, इस चीज से चार्ज, फिर करंट, फिर डायरेक्ट केवीएल केसीएल पे ले जाया जाता है डायरेक्टली। लेकिन मुझे आपको तैयार करना है, मैंने आपको बोला था हमेशा कि ये प्लेटफॉर्म मैंने शुरू किया है सिर्फ आपको, आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर सिर्फ आपका चाहिए सिलेक्शन। और आपके सिलेक्शन के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था बहुत दिन से कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो आपका डर है, ठीक है, ये डर डेफिनेटली खत्म होगा जब बेसिक इलेक्ट्रिकल आप मुझसे पढ़ोगे। और ध्यान रखना, धीरे धीरे चीजें अभी समझ में आ रही है आपको, आगे जाकर धीरे धीरे आपका पूरा जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल है वो आपको समझ में आएगा अच्छे से, और आपका जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा, मैं हर सब्जेक्ट को बनाने की कोशिश करूंगा कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहेगा। हाँ, अभी अपन जा रहे हैं, उस पर जा रहे हैं, ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर एग्जामिनर पता है क्या करता है, बहुत बार एग्जामिनर यह नहीं, इसकी इनकी यूनिट ही नहीं पूछता है, बहुत बार पूछ लेता है कि बताओ फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी। इसके बारे में भी एग्जामिनर अगर आपको पूछ लेता है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ना, ध्यान रखना, ये होगा आपके पास में 8.854 इंटू 10⁻⁻12। लेकिन लेकिन इसकी एक यूनिट और होती है, और एक यूनिट हमारे पास में होती है, वो होती है फेरड पर मीटर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास में, फेरड पर मीटर जो है वो हमारे पास में, इसकी एक और यूनिट हमारे पास में होती है, फेरड पर मीटर। बात यह आती है कि सर ये कहां से आई, ये यूनिट कहां से आई। ठीक है, आपने ये बताया, यहां से हमने के की यूनिट निकाल ली, के और एप्सिलॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमने उल्टा कर दिया, एप्सिलॉन की यूनिट आ गई। ये यूनिट कहां से आई, मैं यूनिट यहां पर अभी जस्ट आपको लिखा रहा हूं। लेकिन आगे जाकर जब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, तो एक्चुअली एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको लिखना मत। कैपेसिटर जब हम निकालते हैं ना, तो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी। डी यहां पर डिस्टेंस होता है, ए यहां पर एरिया होता है, सी यहां पर कैपेसिटर होता है ना। तो कैपेसिटर की यूनिट आपको सभी को पता है फेरड होती है, एप्सिलॉन की यूनिट मुझे निकालनी है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल कर दो, तो मीटर का इधर डिवाइड कर दोगे, तो एप्सिलॉन की यूनिट आ जाएगी फेरड पर मीटर। तो यहां से बताओ एप्सिलॉन की यूनिट क्या आ गई, फेरड पर मीटर हमारे पास में है। तो इस कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से इसकी एक और यूनिट आती है, वो है फेरड पर मीटर। तो एग्जामिनर आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, ऑप्शन में ये भी दे सकता है, और ऑप्शन में यहां पर इसका जो इनवर्स है कूलोम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी चीज आपको एग्जाम में दी जा सकती है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे आगे जाकर कैपेसिटर के अंदर। तो यहां पर ये वैल्यू याद रखना, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 जो है ये हमारे पास में यूनिट होती है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये है कुलॉम्स लॉ। और लास्ट ईयर का मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, आरआरबी जेई 2009 के अंदर जो है, आरआरबी एसएससी के अंदर जो है पूछा गया था चंडीगढ़ के अंदर। बताएंगे क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और लास्ट टाइम भी आए थे इससे क्वेश्चन आरआरबी के अंदर। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आना चाहिए।
क्या आंसर आ रहा है? तो आंसर आ रहा है हमारे पास में सर 10⁻⁹ आंसर हमारे पास में आ रहा है। चलिए तो वैल्यू पुट करो। आपको यहाँ पर फोर कितना दे रखा है, कूलॉम चार्जेस कितना दे रखा है, 1 कूलॉम चार्जेस आपको दे रखा है। आपसे बोल रहा है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 कूलॉम, यानी कि दोनों चार्जेस Q1 और Q2 आपको कितना दे रखा है, Q1 एंड Q2 जो है, Q1 इक्वल टू 1 कूलॉम आपको दे रखा है, Q2 इक्वल टू भी कितना दे रखा है, 1 कूलॉम आपको दे रखा है। आपसे बोला हुआ है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस D है या R है वो कितनी है, आपके पास में 3 मीटर आपको दे रखी है। आपसे पूछा है कि फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इक्वल टू होता है, मैंने वो क्या बोला, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर हमारे पास में होगा। तो K जो होता है वो 9 इंटू 10⁻⁹ मैंने अभी लिखाया था। Q1 और Q2 1 और 1 है, और नीचे R का मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर बचेगा 10⁻⁹ न्यूटन जो है, ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बस ये कि अप्रोच पता होनी चाहिए कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन को अगर पूछेगा तो मुझे कहां जाना है, मुझे जाना है कूलॉम्स लॉ के अंदर, और वहां से जाकर मुझे इस क्वेश्चन को क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से बताएंगे, ये चीज सभी को समझ में आ गई कि ये किस तरीके से हमारे पास में फोर्स हमने निकाला है, और कूलॉम्स लॉ को आप किस तरीके से आप यूज करोगे। जल्दी से बता दो, फिर मैं आपको यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं। कूलॉम्स लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या क्या हमारे पास में है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूं यहां पर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम बात करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो यहां पर क्या होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, पहला पॉइंट लिख देना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, force is proportional to product of charge, product of product of charge। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, अगला स्टेटमेंट लिखना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो ये आपको याद रखना है, यहां पर फोर्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, के Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय हमारे पास में क्या होगा, आर स्क्वायर हमारे पास में आएगा। और यहां पर के की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली याद रखना है, 9 इंटू 10⁻⁹ हमारे पास में होती है। के की जो यूनिट होती है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर हमारे पास में होगी। के की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हमारे पास में होती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। एक और यूनिट लिख सकते हो उसकी, फेरेड पर मीटर हमारे पास में होती है। तो ये सारी चीजें आपको यहां तक याद रखनी है ना। हाँ, अपन बात करेंगे कुणाल इसके आगे जो है, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, पॉइंट चार्जेस या फिर क्या है वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, वो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा, है ना। ये मैं आपको सारी चीजें, ये जो अलग से मैंने एक चैप्टर लिखा है इलेक्ट्रोस्टेट्स, है ना, इस इलेक्ट्रोस्टेट्स के अंदर हम बात करेंगे आगे जाकर इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास में क्या होती है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में बात करेंगे ना, इसके आगे की कहानी। ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹ नहीं लिखा है क्या, 9 इंटू 10⁻⁹ हमारे पास में होगा, 9 है, ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹ हमारे पास में है। चलिए तो यहां तक की सारी चीज अगर समझ में आ गई है तो एक बार जल्दी से लिखेंगे यस सर, फिर मैं आगे बढ़ते हैं अपन इन सभी चीजों को लेकर। जल्दी से बताओ यहां तक किसी को कोई भी सिंगल डाउट, किसी को कोई भी सिंगल डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अपन बढ़ते हैं आगे इसके आगे की कहानी पर। क्लियर है, चलिए तो एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं। ठीक है, एक बार क्या होता है, एक शिष्य और एक गुरु होते हैं। गुरु जो है वो हमारे पास में होते हैं गौतम बुद्ध, और उनके शिष्य होते हैं आनंद। ठीक है, गौतम बुद्ध और आनंद। तो एक दिन क्या होता है कि
जो गौतम बुद्ध हैं, आपको पता है ना कि सभी का गौतम बुद्ध या सभी जितने भी साधु संत होते हैं उनका क्या होता है कि वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहे होते हैं। तो आनंद जो है उसने क्या होता है, आनंद जो है वो उनका शिष्य होता है गौतम बुद्ध का। तो आनंद जो वो पूरे दिन भर उन्हीं के साथ में रहता है। जैसे मान के चलो अगर वो कहीं दूसरे गांव में गए, एक गांव से दूसरे गांव, तो आनंद हमेशा उनके साथ में ही रहता था। तो वो एक गांव से दूसरे गांव में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो बीच में एक बड़ा सा जंगल पड़ता है। तो वो जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। तो चलते चलते रात हो जाती है, अंधेरा होने लगता है। तो गौतम बुद्ध जो है वो आनंद से कहते हैं कि आनंद, अब एक काम करो कि हम हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ विश्राम कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, उसके लिए कोई जगह ढूंढ लो। तो आनंद जो है वो इधर उधर देखता है, थोड़ा बहुत दूर जाकर जो भटकता है कि यार कोई जगह मिल जाए सोने के लिए। तो उसकी नजर पड़ती है कि पास में ही एक झोपड़ी होती है। तो वहां पर उसकी नजर पड़ती है, तो वो बोलता है कि यार वहां पर हमारे पास में जगह मिल सकती है, चलिए वहां जाकर हम आराम कर लेते हैं, वहां जाकर हम विश्राम कर लेते हैं। तो गौतम बुद्ध और आनंद चले जाते हैं वहां पर। तो वहां पर एक किसान जो है वो अपनी फैमिली के साथ में रहता है ना, उनके दो बच्चे भी होते हैं, ठीक है। तो वो अपनी फैमिली के साथ में छोटी सी कुटिया में रहता है, और उसके उनका जीवन यापन जो है चलाने के लिए उनके पास में क्या होती है, एक भैंस होती है। क्या होती है उसके पास में, किसान के पास में एक भैंस होती है। तो वो उस भैंस का क्या होता है, दूध दूध निकालता है, और दूध निकालकर शहर में जाकर बेचता है, और उससे क्या होता है, उसका जीवन यापन चलता है। तो गौतम बुद्ध और वो वहां पर जाकर उनको बोलते हैं कि यार ऐसा ऐसा है, हमें रात भर विश्राम करना है, हम सुबह उठकर क्या करेंगे, हम चले जाएंगे पास वाले गांव में। तो वो जो किसान है वो क्या करता है, बोलता है ठीक है आप यहाँ पर रुक जाइए। तो जैसे ही रात को सभी सो जाते हैं, 2 बजे जो है वो गौतम बुद्ध जो है आनंद को उठाते हैं, बोलते हैं आनंद, आनंद। आनंद बोलता है, बोले हाँ गुरुदेव। तो बोले कि आनंद उठो। तो गौतम बोलता वो आनंद बोलता है कि यार क्या हो गया, इतनी रात की 12 बजे 2 बजे क्यों उठा रहे हो। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि यार एक काम करो, ये जो भैंस है ना, इस भैंस को क्या करो, भगा दो। क्या करना है, इस भैंस को जो खोल दो और यहां से भगा दो। तो मन ही मन में आनंद सोचता है कि यार पता नहीं आज गौतम बुद्ध क्या पगला गए हैं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेचारे इस किसान का जो एक ही जीवन यापन है, ठीक है, जीवन यापन करने का एक ही स्रोत है, और ये भी बोल रहे हैं कि इसको भगा दो यहां से। तो बोलते हैं फिर से, आनंद जो है गौतम बुद्ध को बोलते हैं कि यार आप सही बोल रहे हैं क्या, क्या ऐसा करना चाहिए, किसान का यहाँ से जीवन यापन चलेगा। तो जो है वो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि भाई गुरु कौन, बोले आप। तो फिर बात कौन मानेगा, बोले मैं। तो बोले एक काम करो, इस भैंस को यहाँ से भगा दो, ठीक है। तो जैसा अब गुरु ने बोला है तो मानना ही पड़ेगा शिष्य को, ठीक है। तो वो क्या करता है, आनंद जो है वो भैंस को खोल के भगा देता है। तो उसके बाद में भगाकर जब वो गौतम बुद्ध के पास में आता है, तो गौतम बुद्ध उसको बोलते हैं कि अच्छा तुमने भैंस भगा दी। तो बोले हाँ भगा दी। तो बोले फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो भगो यहाँ से, अपन भी भगते हैं, नहीं तो सुबह किसान उठेगा मारेगा हमें। तो क्या होता है, रातों रात जो है गौतम बुद्ध और किसान वहां से क्या होता है, गौतम बुद्ध और आपके पास आनंद जो है वो क्या होते हैं, वो भग जाते हैं। वो भी रात को ही चले जाते हैं। सुबह जब किसान उठता है देखता है उसकी भैंस है नहीं, ठीक है, तो बहुत परेशान होता है, इधर उधर ढूंढता है, उसको भैंस नहीं मिलती है। तो गौतम बुद्ध और जब ये दूसरे गांव में चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद में 5-6 साल बाद फिर से उसी रास्ते से उनका गुजरना होता है। वो उसी रास्ते से फिर से गुजर रहे होते हैं, और रास्ते में जो है फिर से वही शाम हो जाती है। तो फिर से गौतम बुद्ध आनंद को बोलते हैं कि यार आनंद, कुछ रुकने का प्रबंध कर दो, कुछ व्यवस्था कर लो। तो आनंद जो है फिर से उधर उधर देखता है, उसको जो है एक बड़ा सा घर दिखाई देता है, ठीक है, बड़ा सा घर दिखाई देता है। तो वो बोलता है कि यार एक बड़ा सा मकान दिख रहा है, क्यों ना अपन एक काम करते हैं, वहां पर जाकर विश्राम कर लेते हैं। तो जैसे ही गौतम बुद्ध और जो है अ, आनंद जो है वहां पर जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं, तो उस बड़े से मकान में से, सुंदर से मकान में से कौन बाहर निकलता है, तो वही किसान बाहर निकलता है जो कुटिया में रहता है। जिसे वो बाहर निकलता है, तो जैसे आनंद उसको देखता है तो वो पीछे छुप जाता है गौतम बुद्ध के पीछे कि भाई अब तो ये किसान मारेगा हमें, क्योंकि हम तो यहाँ पर आए थे और हमने क्या किया था, हमने जो इसकी भैंस है, इसका जीवन यापन का जो स्रोत है, वो हमने भगा दिया था। तो उसके बाद में जैसे ही क्या होता है, वो किसान उनको देखता है, और उनको जैसे ही देखता है तो उनके चरणों में गिर जाता है गौतम बुद्ध के। और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। इधर आनंद को समझ में नहीं आ रहा होता है कि पता नहीं क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर, एक तो हमने इस किसान का नुकसान किया है ऊपर से, और ऊपर से ये जो है वो इनके चरणों में गिर गया है। तो फिर उसके बाद में आनंद जो उससे पूरी कहानी पूछता है कि यार जब हम आए थे तब तुम्हारे पास में एक छोटी सी कुटिया थी, उसमें तुम रहते थे, और अभी तुमने ऐसा क्या किया है कि तुमने इतना बड़ा आलीशान मकान बना लिया है। तो
फिर वो किसान बताता है कि एक्चुअली मेरे पास में क्या था, मेरे पास में एक भैंस थी, तो उससे मेरा जीवन यापन चल रहा था, आराम से गुजारा चल रहा था, 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम करने के बारे में सोचा ही नहीं कभी भी, ठीक है? एक्स्ट्रा काम करने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन जब यहाँ से जो जिस दिन आप रात को यहाँ रुके थे, जब मेरी भैंस यहाँ से पता नहीं क्या हुआ कैसे वो भग गई थी, तो अब मेरे पास में जीवन यापन का कुछ स्रोत नहीं बचा था। तो फिर उसके बाद में मेरी एक छोटी-सी ज़मीन थी, वो जस्ट मेरे घर के पीछे की साइड में थी। वहाँ पर मैंने कभी फसल-वसल नहीं उगाई। तो मेरे पास में बचा ही क्या था चारा, कि वो जो ज़मीन बची हुई है, उसको क्या करूँ मैं, उसमें एक फसल उगाऊँ मैं, और फसल उगाकर जो है, जब मैंने पहली बार उससे खेती की, जब मैंने फसल उगाई, तो वहाँ से बहुत ही अच्छी जो हमारी फसल हुई, और अच्छी फसल हुई, पैदावार अच्छी हुई, काफ़ी अच्छी उपजाऊ जमीन थी, जबकि मुझे लगता था कि वो बंजर जमीन है। तो वहां से मैंने क्या किया, बहुत अच्छी अर्निंग की, पैसा कमाया, उस माल को ले जाकर मैंने बेचा मार्केट के अंदर, और उस तरीके से मैंने इस तरीके से पूरे एक आलीशान मकान को बनाया। तो ध्यान रखना, जिंदगी में अगर आपको उस आदमी जो आदमी किसान है वो सफल क्यों हो पाया, क्यों? क्योंकि उसके पास में एक छोटा-सा चारा था। वो जो भैंस थी ना, वो भैंस उसका जीवन यापन का था, तो उसके आगे वो कुछ सोच ही नहीं रहा था कि बस यार ये तो मेरी भैंस है, इससे मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी, उससे मेरा काम चल जाएगा, मुझे क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, है ना? तो ध्यान रखना, अगर आपकी ज़िंदगी में भी जो आपकी भैंस है, पहले उसको भगाओ। क्या बोला मैंने? आपकी जो भैंस है, आपको कौन-कौन चीज़ें आगे मेहनत करने के लिए रोक रही है, सबसे पहले उसको ज़िंदगी से बाहर निकालो। जब आप उसको बाहर निकालोगे ना, तब जाकर जो है आप जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में सोच पाओगे। तो आज आपको यही काम करना है, सबसे पहला काम क्या करना है? सभी को अपनी-अपनी भैंस भगानी है, ठीक है? अब किसकी भैंस क्या है, किसको आगे बढ़ने से, मेहनत करने से वो चीज़ रोक रही है, तो वो है आपकी भैंस। तो सबसे पहले आपको जीवन में सफल होना है, तो जो चीज़ आपको आलस के रास्ते पर कि यार ठीक है, इससे मेरा जीवन यापन निकल जाएगा, उसको पहले ज़िंदगी से बाहर निकालो, ठीक है? ज़िंदगी से बाहर निकालो, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी, आप कभी एफर्ट नहीं लगा पाओगे। अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है, तो ध्यान रखना, अपनी भैंस भगानी पड़ेगी, ठीक है? मैं अभी जैसे अभी मैंने अपना ये प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है ना, मैंने आपको बोला था मैं सिविल-विल के लिए आगे जाकर शुरू करूँगा। मैंने एक आध से पूछा कि यार कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा, कुछ फैकल्टी से बात की मैंने। मैंने बोला कि यार हम सिविल स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, बताओ क्या बोलते हो? बोले यार आपका तो प्लेटफ़ॉर्म नया है, हम यहाँ एक स्टेबल जॉब कर रहे हैं, ठीक है? हमें इतना अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, पता नहीं आपका प्लेटफ़ॉर्म चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है, आगे जाकर। तो अभी तो हम नहीं जॉइन कर सकते, लेकिन हाँ, जैसे ही क्या होगा प्लेटफ़ॉर्म ग्रो होगा, फिर उसके बाद में हम आ जाएँगे। मतलब उन सभी ने अपने जीवन में अपनी एक भैंस बिठा रखी है। क्या? क्या भैंस बिठा रखी है? जैसे मैं भी कहीं पर पहले जॉब करता था, तब तक मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इवन मैं बताऊँ ना तो मुझे एबीसीडी नहीं आती थी, जो भी क्लासेस चलाना, एप्लीकेशन, वेबसाइट, मुझे कुछ नहीं पता था, है ना? लेकिन मैंने भी अपने जीवन से अपनी भैंस भगाई है, जहां पर मैं डिपेंडेंट था कि यार मेरा यहाँ से जीवन यापन चल जाएगा, और काफ़ी अच्छा खासा पैसा मुझे मिल भी रहा था, है ना? लेकिन मैंने क्या बोला, ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी भैंस भगानी पड़ेगी। जब आप भैंस भगाओगे, तो एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप एक बार मेहनत कर लोगे, तो डेफ़िनिटली आप आगे जो है रास्ते में बढ़ते ही जाओगे। आपको नई-नई उपलब्धियाँ आपको हासिल होती जाएगी। तो कौन-कौन तैयार है अपनी ज़िंदगी की इस भैंस को भगाने के लिए मेरे साथ? जल्दी से बताओ। क्या-क्या चीज़ है? उसमें कुछ भी हो सकता है। आपका सोशल मीडिया है, वो आपकी दिक्कत हो सकती है। सोशल मीडिया अगर है, तो उसको भगाओ। पहले सबसे पहले आज ही जाकर सारे जितने भी इंस्टाग्राम हैं, टेलीग्राम पर आपको कुछ चीज़ें मिलती है, उसको रहने दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सबको पहले तो अनइंस्टॉल करो। सबसे पहले क्या करना है, उन सभी को अनइंस्टॉल करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बीच में अड़चन बढ़ रहे हैं ना। तो आपको सबसे पहले जिसको जो भी चीज़ आपको टाइम वेस्टिंग आपको लग रही है, इवन आपका कोई दोस्त भी क्यों ना हो, आए दिन परेशान कर रहा है, थोड़े दिन के लिए उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालो, ठीक है? आपको एक बार बाहर निकालना पड़ेगा, और होता है आपको सभी को भी ये पता, बट नॉर्मली एक्चुअली क्या होता है, कॉलेज लाइफ में दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं भी रहा था, आप भी रहते हो। लेकिन बस एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आप मुझे बताओ, दोस्त तो आपके 10वीं क्लास में भी बने थे। दोस्त तो आपके 10th क्लास में भी बने थे। दोस्त आपके 12th क्लास में भी बने थे। आप मुझे बताओ 10th क्लास में से कितने दोस्त हैं जिससे आपकी बात होती है? जल्दी से बता दो। क्लास 10th के कितने दोस्तों से आपकी बात होती है? क्लास 12th के कितने दोस्तों से आपकी अभी बात होती है? कितने से बात होती है? नील के बराबर, कहीं एक आध, ठीक है? कहीं एक आध, जबकि दोस्त बहुत थे हमारे।
नहीं बात होती है। सेम कॉलेज लाइफ में भी आगे जाकर यही होगा। मैं आपके सामने रियल एग्जांपल खड़ा हूं ना, कि धीरे धीरे क्या होता है, जब समय आता है तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें स्टेप लेने पड़ते हैं, और हम पुरानी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते, तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं। तो आगे जाकर अभी जो आप दोस्ती यारी के दोस्त के साथ में बैठना है, टाइम पास करना है, घूमने चले जाना है, कैंटीन में टाइम पास कर लेना है, वो इस तक है। आगे जॉब में जाने के बाद में जब नए दोस्त बनेंगे तो पीछे वाली चीजें आपकी छूटती जाएगी। तो जो चीज अगर हमारे साथ में आगे जाकर जिंदगी भर हमारे साथ में नहीं रह सकती, ध्यान रखना, जो चीज आगे जाकर जिंदगी भर हमारे साथ में नहीं रह सकती, जो हमारा साथ नहीं निभाएगी कभी भी, तो फिर उसकी टेंशन अभी से क्यों लेना। जो जिंदगी में हमारा अपना है ही नहीं, आगे जाकर जिंदगी में हाँ आपका साथ निभाएगी ये पढ़ाई। ये जो जो आप पढ़ाई कर रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आपकी रियल दोस्त है जो जिंदगी में कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और बाकी जो दोस्त है ना, जिसको आप अगर अभी ज्यादा अहमियत दे रहे हो, आगे जाकर वो जिंदगी में आपको दर्द ही देगी। और आप में से कुछ लोग जो है कोने में बैठकर रोएंगे भी आगे जाकर, ठीक है, बाल बड़े कर देंगे, दाढ़ी बढ़ा देंगे गम के अंदर, ठीक है। तो वहां से गम दुख दर्द उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। यहां से आपको मिलने वाला है दोस्ती यारी में। इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को दोस्त बनाओगे, इससे अगर आप प्यार करोगे तो ये जिंदगी भर आपका साथ निभाएगी, और जिंदगी भर आपको हमेशा उन्नति आपको देगी, न कि जो है आप कभी इससे नीचे गिरोगे। पढ़ाई पर फोकस करना है आने वाले 6 महीने के लिए, जो 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, अभी से स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन। क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए जो है आज आपको एक वीडियो मिल जाएगा 25 को, किस तरीके से आप टारगेट करके चले, टेक नॉन टेक को कैसे साथ में लेकर चलना है ना। बाकी 24 वालों को तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है पूरे दिन भर, बस पढ़ाई करो, है ना। चलिए, तो अपन आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहां तक हमने बात की किसके बारे में, ध्यान रखना, मैं आपको फिर से बताता हूं अभी तक हमने क्या बात की है। हमने बात की है चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, तो चार्ज कुछ नहीं है, किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर एक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, चार्ज अपन बोलते हैं। चार्ज हमारे पास में सेम चार्जेस भी हो सकते हैं, अपोजिट चार्जेस भी हो सकते हैं। सेम चार्जेस में हमारे पास में रिपल्शन फोर्स होगा, और डिफरेंट चार्जेस में अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल हमारे पास में होगा। फिर मैंने आपको बोला कि फोर्स, मैंने क्या बोला कि चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, उसके बारे में किसने बताया, कौन से साइंटिस्ट ने, तो उसका नाम था कुलॉम्स। कुलॉम्स ने बोला कि अगर दो चार्जेस को अगर हम क्या करें, सेपरेट करते हैं किसी एक डिस्टेंस आर से, तो यहां पर जो हमारा फोर्स होता है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। और यहां से हमने लिखा, फिर के की वैल्यू आई जो होती है 9 × 10⁹ यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्लस कूलम स्क्वायर। और यहीं से हमने क्या किया, एप्सिलॉन की यूनिट हमने निकाली, और एप्सिलॉन का जो हमने क्वेश्चन किया इसका इनवर्स हमने यहाँ पर बता दिया। फिर मैंने आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करवाया है कि चार्ज कैसे, फोर्स कैसे निकालते हैं, और फिर मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास में क्या है, चार्ज है, ठीक है। आप मुझे बताओ, अब जैसे आप लोग कभी चार्ज होते हो, आप अपने आप को यहां पर रख के देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब आपकी लाइफ है ना। अगर आप अपने आप को यहां पर रखकर देखते हैं कि आप जो हमेशा चार्ज होते हैं, जब आप चार्ज होते हैं, जब गुस्सा आता है आपको तो चार्ज ही हुए ना, और क्या किया। आप जब चार्ज होते हैं तो बताओ आपके अंदर जो है, ऐसे लगता है एनर्जी का फ्लो होता है कि नहीं होता है, यस और नो। आपके बॉडी के अंदर ऐसा फील आता है कि ना गुस्सा आ रहा है तब एकदम से कि लड़ाई जाके कर दूं। तो चार्ज अगर हमारे पास में है, तो चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ फ्लो जरूर होगा। और यहां पर कंडक्टर में जो है, चार्ज की वजह से क्या फ्लो होता है हमारे पास में, तो वो होता है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसको अपन बोलते हैं करंट, ठीक है। आपकी बॉडी से भी करंट फ्लो होता है, चार्ज। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो चार्ज की वजह से हमारे पास में क्या आएगा, करंट। और करंट को ही अपन क्या बोलते हैं, करंट मतलब क्या होगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। क्या होगा हमारे पास में, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं करंट होता क्या है हमारे पास में, करंट हमारे पास में क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये हमारा एक कंडक्टर है, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारा एक कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, ये हमारे पास में कंडक्टर है। इस कंडक्टर में ध्यान रखना है, कंडक्टर किसका बना होगा, ये कंडक्टर किसी न किसी मटेरियल का बना होगा। हर एक मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इस कंडक्टर में क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में होंगे। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में होंगे, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा हमारे पास में, चार्ज हमारे पास में होगा। चलिए, करंट के बारे में बात करने से पहले हम एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं। करंट से पहले एक आध पॉइंट और लिख देना इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर ही। आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है,
अगर आपसे पूछ ले चार्ज ऑन कहाँ पे, ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। चार्ज मतलब क्या होगा, ध्यान रखना, आवेश कहां पर बात कर रहा हूं मैं, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू हमारे पास में होती है E इक्वल टू होता है हमारे पास में -1.6। जल्दी से बताओ, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलोम, करेक्ट। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलोम जो है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि चार्ज कहां पर, चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालना है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं आपसे बोलूं 3 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 4 इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस कितना होगा, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज ऑन कहां पर, ध्यान रखना, एन इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा, एन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो हमारे पास में क्या रहेगा, एन इंटू ई हमारे पास में रहेगा। चार्ज ऑन, ध्यान रखना, चार्ज किस पर बात कर रहा हूं मैं, एन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा हमारे पास में, एन इंटू ई हमारे पास में होगा। इसी को अपन बोलते हैं क्यू इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, एन इंटू ई हमारे पास में होगा, एन इंटू ई हमारे पास में होगा। लास्ट टाइम यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको बोला था कि 10 टू दी पावर, जैसे आपको बोल देगा, आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आपसे बोल दिया जाएगा फाइंड, फाइंड चार्ज ऑन कहां पर, ध्यान रखना, चार्ज ऑन, चार्ज ऑन 2 इंटू 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन। चलिए जल्दी से बताओ, 2 इंटू 10 टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, आपसे बोलेगा चार्ज कितना होगा, आवेश कितना होगा, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। चलिए तो आपको क्या करना है, अगर आपको इस पर चार्ज निकालना है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, Q इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 1.6, 1.6 इंटू क्या होगा हमारे पास में 2 इंटू 10 टू दी पावर, आपके पास में क्या लिखोगे, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 को आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 10 टू दी पावर 19 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से 3.2 कुलॉम जो है, 3.2 कुलॉम जो है वो हमारे पास में क्या आएगा, चार्ज हमारे पास में आएगा। तो अगर कभी भी अगर आपको चार्ज पूछ लिया जाए किसके बारे में, आपके पास एन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे Q इज इक्वल टू एन इंटू ई हमारे पास में। तो ये रिलेशन अभी हमारे पास में क्या होगा, काम आएगा आगे जाने के बाद में। तो चलिए अब मैं बात कर रहा हूं कहां पर, ध्यान रखना, करंट हमारे पास में क्या होता है। तो देखो इसके अंदर ये जो हमारे पास में कोई भी एक मटेरियल है, कोई भी एक पदार्थ है, तो मटेरियल के अंदर एक चार्जेस तो नहीं होगा, मटेरियल के अंदर क्या होगा हमारे पास में बहुत सारे चार्जेस होंगे। तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में हैं, तो आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर यहां पर आप क्या करोगे, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस बाहर से अगर आप कोई भी एक फोर्स लगाते हो, तो यहां पर क्या होगा, ये हमारे पास में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से। अगर ये इलेक्ट्रॉन से, तो आप मुझे बताओ, अगर सपोज मान के चलो मैं बाहर से फोर्स नहीं लगाता हूं, इस कंडक्टर को मैं यहां पर रख दूं, क्योंकि कंडक्टर इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो है हमारे पास में। अगर हमारे पास में यहां पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, बट क्या इस कंडक्टर में अगर मैं रख दूं ओनली साइड में पड़ा हुआ, ये कंडक्टर यहां पड़ा हुआ, क्या इसमें करंट फ्लो होगा, जल्दी से बताओ। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर क्या होगा, चार्ज को मैं ले जाकर, ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो मैं बोल रहा हूं इसको यहां रख दूं, क्या इसमें करंट फ्लो होगा, क्या नहीं होगा, करंट है ना, करंट हमारे पास में फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो कब होगा, जब यहां पर क्या होगा हमारे पास में, इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मूवमेंट होगा।
अगर हमारे पास में इसके अंदर मूवमेंट जब तक नहीं होगा, इसमें करंट हमारे पास में फ्लो नहीं होगा, विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित नहीं होगी। अगर इसमें कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल में करंट फ्लो करवाना है तो हमें बाहर से क्या करना होगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बाहर से फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आप अपनी जिंदगी में मान के चलो कि आपके अंदर जो जोश पहले से है, ठीक है, आपके अंदर चार्जेस पहले से हैं, लेकिन जब तक आपको सामने वाला लड़ाई के लिए उकसाएगा नहीं, वो बोलेगा नहीं कि चलो आजा लड़ाई करते हैं, देख लूंगा तुझे, ठीक है, तब तक आप लड़ने नहीं जाओगे। चार्ज आपके अंदर पहले से है, लेकिन उस चार्ज में से उसको इनिशिएट करने के लिए बाहर से फोर्स की रिक्वायरमेंट हमारे पास में जरूरी है। सिमिलरली ये हमारे पास में क्या है, कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें हम क्या करेंगे, यहां से बाहर से एक फोर्स देंगे, और यहां से अगर हम बाहर से मैं एक फोर्स दूंगा तो बताओ क्या होगा। ये जो प्लस है, बैटरी का जो प्लस है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनस में होते हैं। तो आप सभी को पता है कि ये जो प्लस होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये जो प्लस है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में क्या होंगे, मूव होंगे, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही क्या होता है, तो करंट आता है। तो जल्दी से बताओ करंट क्या होता है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि करंट क्या होता है तो बताओ आंसर क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ। करंट क्या होता है, तो करंट हमारे पास में क्या होता है, करंट क्या होता है, कभी डेफिनेशन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, करंट होता क्या है, इंटरव्यू में पूछ सकता है। करंट फ्लो, वो सब बात करेंगे हम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन ध्यान रखना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किस में, ध्यान रखना, देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट फ्लो होगा हमारे पास में। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन कहां पर, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कोई जरूरी नहीं कि आप इधर ही जाओ, आपके पास में इलेक्ट्रॉन इधर भी जाए, किसी एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वही क्या होता है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास में होता है। क्या होता है हमारे पास में, तो यहां पर क्या बोलोगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट क्या होता है, ध्यान रखना, करंट विद्युत धारा, इसको अपन आई से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, इसको हम आई से हम डिनोट करते हैं। और यहां पर क्या लिखोगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, in a particular direction is called, rate of flow of charge in particular direction is called current, is called current। तो करंट क्या होता है या विद्युत धारा क्या होती है, तो चार्ज का जो हमारे पास में किसी एक दिशा में परिवर्तन की जो दर होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा या करंट हम बोल के चलते हैं। चलिए तो समझना, ये जो वर्ड हमने लिखा है यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है रेट, रेट का मतलब क्या होता है जल्दी से बताओ, रेट का मतलब क्या होता है, जब भी हमें रेट निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, हम डिफरेंशिएशन करते हैं हमेशा, है ना। रेट हमें जब भी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना। सर यह फोर्स में पहले से करंट है, क्या होता है हमारे पास में, डिफरेंशिएशन, करेक्ट। तो यानी कि मैंने क्या बोला, करंट हमारे पास में जो होगा आई इज इक्वल टू, वो हमारे पास में क्या होगा, डी क्यू बाय डी टी हमारे पास में रहेगा। आई इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, डी क्यू बाई डी टी हमारे पास में रहेगा। या फिर हम जनरली जब स्टैटिक बात होती है, जब टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है, तो आई इज इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं, क्यू बाई टी हम लिख देते हैं। क्या बोला मैंने, जब टाइम डिपेंडेंसी नहीं होगी, जब टाइम डिपेंडेंसी होगी तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर टाइम डिपेंडेंसी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम यहां से इस फॉर्मूले से हम हमारा करंट निकाल देंगे। तो यानी कि अगर मैं बात करूं करंट की यूनिट क्या होगी, जल्दी से बताओ, यूनिट ऑफ करंट, करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, करंट की यूनिट क्या होगी जल्दी से बताएंगे, इसकी यूनिट हमारे पास में होगी, यूनिट हमारे पास में क्या होगी, चार्ज की यूनिट होती है हमारे पास में कुलोम, और डिवाइड बाय टाइम की यूनिट होती है हमारे पास में सेकंड। तो आंसर क्या होगा हमारे पास में, एग्जामिनर जो है वो कुलोम्स पर सेकंड भी आपको एग्जामिनर दे सकता है, इसी को हम बोलते हैं एम्पियर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, एम्पियर हम बोल के चलते हैं।
कोलोम्स पर सेकंड। ध्यान रखना, दोनों यूनिट पता होनी चाहिए। हमें हमें ये यूनिट तो पता होती है। मैं आपको रात को सपने में पूछूंगा कि बताओ चार्ज करंट की यूनिट क्या है, बोलोगे सर एम्पियर है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा दूसरी यूनिट बताओ, तो दिमाग में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो एग्जामिनर आपको यूनिट पूछेगा करंट की, ऑप्शन में आपको एम्पियर नहीं देगा। आप ढूंढोगे सर एम्पियर तो दिया ही नहीं था, पता नहीं, समझ में नहीं आया। आपको बेसिक पर भी रहना है ना, इसीलिए अपन इसका सब्जेक्ट का नाम क्या होता है, इस सब्जेक्ट का नाम होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक मतलब बेस है हमारे पास में, छोटी छोटी चीज भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास में होगा। अभी मैंने आपको क्यू का एक फॉर्मूला लिखाया है, क्योंकि हमें पता है कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू ई हमारे पास में होगा। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दो तो करंट आई इज इक्वल टू होगा एन इंटू ई डिवाइड बाई टी हमारे पास में होगा। क्या बोला मैंने, एन इंटू ई डिवाइड बाई टी हमारे पास में होगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपसे बोल दिया जाएगा इन ए कंडक्टर इन ए कंडक्टर 5 एम्पियर करंट 5 एम्पियर करंट 5 एम्पियर करंट इज फ्लो 5 एम्पियर करंट विल फ्लो इन 2 सेकेंड 2 सेकेंड then find number of इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर फ्लो हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ है वो आपको बताना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज कितना हुआ है हमारे पास में। ऑप्शन ए आपको दे देगा 5/E आपको दे देगा। ऑप्शन बी आपके पास में दे देगा 10/E आपको दे देगा। ऑप्शन सी दे देगा 20/E आपको दे देगा। ऑप्शन डी देगा आपके पास में नन ऑफ दीज। ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। ऐसा न्यूमेरिकल आपको बना देगा। आपसे पूछेगा बताओ नंबर ऑफ आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ना। आपसे क्या बोला, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं, वो आपसे पूछेगा। क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन। चलिए, तो इस तरह के न्यूमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, एन इंटू ई डिवाइड बाय टी हमारे पास में होगा। तो टाइम को उधर मल्टीप्लाई कर लो और ई का डिवाइड कर लो, तो एन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, आई इंटू टी डिवाइड बाय ई हम कर देंगे। और करंट कितना है हमारे पास में, 10 है, सॉरी 5 है, और टाइम कितना है, 2 सेकेंड में है। डिवाइड बाई ई कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा, 10/E हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या होगा, राइट आंसर होगा। बस जा रहे हैं उस पर, जा रहे हैं विनय, जा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्जेस, वो आप निकाल सकते हो वैसे। देखो समझना, उन्होंने बोला कि सर 1 कूलम्ब चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज अगर आपसे पूछ ले तो भी आप बता सकते हो। अगर आपको पूछ लिया जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर आप सभी को पता है कि वन जो Q इज इक्वल टू हमारे पास में होता है N इंटू ई हमारे पास में होगा। N हमें निकालना है तो Q/E कर देंगे। Q हमारे पास में 1 कूलम्ब चार्ज है, E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इसको ऊपर ले जाओ और यहां से आप N की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी से जो है आप इसका आंसर है वो बता सकते हैं। क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ। ये डेटा भी अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ से एक पॉइंट हटा देना, यहाँ से आप ऊपर 19 ले जाओगे तो 100 डिवाइड बाय 16 कर दीजिए, 10⁻18 आप अलग से लिख दो। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, 6 हमारे पास में आएगा, ये आएगा 2। और यहाँ से कितना आएगा आपके पास में, 6.25 इंटू 10⁻18 आ रहा है। 6.25 इंटू 10⁻18 हमारे पास में आ रहा है। क्लियर। चलिए, तो ये चीज आपको सभी को समझ में आ गई होगी ना। यहां पर समझिए, अगर आपसे पूछेगा तो आप यहां से निकाल सकते हो सारी चीजें जो हैं, आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आपसे बोल दिया जाएगा इफ
इफ, चलो इस क्वेश्चन पर बाद में जाते हैं, पहले एक बार हम इसको देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर मैं जाता हूं। तो ध्यान रखना यहां पर मैंने क्या बोला आपसे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो करंट हमारे पास में क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वही हमारे पास में क्या होता है, करंट होता है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले चार्ज की वैल्यू निकाली थी, चार्ज की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी। चार्ज की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखना, Q इज इक्वल टू हमारे पास में N इंटू ई होता है। लेकिन इस E की वैल्यू की बात करूं, मैंने अभी आपको बताया कि E की वैल्यू जो होती है वो होती है -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कुलोम हमारे पास में होती है ना। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कुलोम हमारे पास में होता है। तो अगर E की वैल्यू अगर ये माइनस में है, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, E की वैल्यू अगर हमारे पास में माइनस के अंदर है, तो यहां पर अगर आपके पास में ये नंबर अगर माइनस में है, तो बताओ करंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के कहां पर होगा, बताओ अपोजिट डायरेक्शन में होगा या सेम डायरेक्शन में होगा, जल्दी से बताएंगे। यहां पर करंट जो आई होता है ना, वो करंट आई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू माइनस में है तो ई की वैल्यू माइनस में हमारे पास में एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कुलोम डिवाइड बाय टाइम है। तो ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, बताओ। तो माइनस साइन आपको ये बताएगा कि करंट हमेशा कहां पर फ्लो होगा, ध्यान रखना, करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के कहां पर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास में फ्लो होगा। तो ये माइनस साइन आपको बताएगा किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में। ये क्या होगा, ध्यान रखना, किसके बारे में बताएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ना। ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट के बारे में बताएगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ध्यान रखना, अगर कभी अगर आपको एग्जामिनर एग्जाम में पूछ ले कि बताओ करंट जो है वो कहां पर फ्लो होता है, तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो होता है। तो यहां पर आप एक पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द करंट विल ऑलवेज फ्लो, करंट विल ऑलवेज फ्लो, करंट विल ऑलवेज फ्लो, current will always flow in the direction of, in the direction of, in the direction of, in the opposite direction of flow of electrons, in the opposite direction of, in the opposite direction of, opposite direction of फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जो है हमारा करंट फ्लो होगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये हमारे पास में क्या है, कंडक्टर है, ये हमारे पास में क्या है, कंडक्टर है। और इस कंडक्टर में अगर हम बात करेंगे, यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो यहां से मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने आपको क्या बोला था, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से, इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से, ये प्लस और माइनस, यहां प्लस आएगा और इधर से माइनस आएगा। तो यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि ये जो प्लस इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो करंट जो फ्लो होगा वो इसके कहां पर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो होगा हमारे पास में। तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसीलिए अगर आप देखोगे यहां पर मैंने क्या बोला, इसीलिए आप देखोगे कि ये जो करंट हमारे पास में इधर आ रहा है ना, तो ये करंट यहां से आएगा, यहां से लीव होगा, यहां से लीव होगा, ऐसा ही करंट आप शो करते होंगे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि सोर्स के प्लस से करंट हमेशा बाहर निकलेगा और माइनस में आकर करंट जो है वो क्या होगा, एड होगा। और आप यही बोलते हो ना कि सोर्स के, सोर्स मतलब बाहर से जो हमने एक्सटर्नल फोर्स दिया है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ये सोर्स से इनमें से करंट जो है वो प्लस से हमेशा निकलेगा और माइनस में आकर क्या करेगा, वो एंटर होगा। तो ये पॉइंट क्लियर है सभी को, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये चीज क्लियर है। अभी वेट करो, बात कर रहे हैं अपन, करंट स्केलर है, वेक्टर है, क्या है, चलो जल्दी से आप ही बता दो, करंट जो है वो स्केलर है, वेक्टर है, क्या है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, क्या होता है, या टेंसर क्वांटिटी है, तीन चीज होती है ना, टेंसर क्वांटिटी होती है, करेक्ट आंसर है। करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर क्या होती है सब बात करेंगे आगे जाकर, जब मैं यूनिट्स और डायमेंशन वाली चीजें बताऊंगा कि किसी का यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालते हैं, MLT मोहनलाल तेली वाले फॉर्मूले से, तो हम बात करेंगे उसकी, है ना।
चलो, तो अगर हम बात करें फिलहाल के लिए, तो ये हमारे पास में क्या है, करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये आप हमेशा क्या करते हो बताओ, ये अपना साइन ऐसा ही लेते हो ना, जल्दी से बताओ। आप क्या बोलते हो कि ये जो सोर्स है, सोर्स में मैं आपसे बोलूं कि बताओ करंट की डायरेक्शन शो करो, आप हमेशा इधर शो करोगे करंट, ये करंट ऐसा बना दोगे, आप ऐसा ही काम करते हो। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ ये रेजिस्टेंस से लोड है, यहां से करंट बताओ, आप बोलोगे सर ये करंट हमारे पास में ऐसा आ रहा है। ये जो करंट है, ये आप जो करंट का साइन ले रहे हो, ये क्या है, ये आपका एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब क्या होता है, एक साइन, साइन एक तरीका, एक परंपरा, जो कन्वेंशन हम लेकर आ रहे हैं, पहले से चलती आ रही है। ध्यान रखना, ये जो वर्ड होता है ना कन्वेंशन, याद करो पावर स्तंभ में आपने नाम सुना होगा, कन्वेंशनल पावर प्लांट, नाम सुना है आपने, कन्वेंशनल या कन्वेंशन, बात एक ही है। ये कन्वेंशन वर्ड या कन्वेंशनल वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, जो पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। क्या बोला मैंने, जो पुरानी चीजें चलती आ रही है, उसके लिए हमेशा वर्ड यूज किया जाएगा कन्वेंशन, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है कि करंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो सारे साइंटिस्ट ने बोला कि भैया यहां से करंट को इधर बताओ, है ना, करंट को ऐसे ही बताना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो आप करंट को अपोजिट डायरेक्शन में आपको बताना है, यही आपको अपना कन्वेंशन लेना है, यही आपको अपना साइन लेकर चलना है। इसीलिए ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, इस करंट को अपन बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं अपन इसको, ये जो करंट हमारे पास में हो रहा है, ध्यान रखना, ये होता है हमारे पास में कन्वेंशनल करंट। ये जो करंट आई है, ये करंट कौन सा है, ध्यान रखना, कन्वेंशनल करंट। क्या होता है हमारे पास में, कन्वेंशनल करंट जो है पुराने परंपरा रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, जिसको आप जो है वो कभी भी तोड़ नहीं सकते। जैसे आपको पता है पुराने रीति रिवाज आपके भी घर में चलते आ रहे होंगे, आप उनको नहीं ब्रेक कर सकते, और जब आप उनको ब्रेक करते हो तो बताओ क्या होता है, जल्दी से बताओ। अगर पुराने रीति रिवाज अगर मान के चलो कि आप ब्रेक करते हो, तो बताओ क्या होता है, घर में लड़ाइयां होती है ना, होती कि नहीं होती है। तो सेम यहां पर भी ये पुराने रीति रिवाज हमारे साइंटिस्ट ने दे दिए हैं। उन्होंने बोला है कि भैया करंट जो है वो कहां पर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है। तो फिर आपको मान के चल लेना है कि इलेक्ट्रॉन करंट कहां जाता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये हमारा एक कन्वेंशन है। लेकिन आजकल क्या है, धीरे धीरे आपको पता है, जब नई जनरेशन आती है, नई एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, नए साइंटिस्ट अपने हिसाब से सोचते हैं, तो उन्होंने आजकल एक करंट और दे दिया, उसका नाम है नेचुरल करंट। क्या बोला उन्होंने, उन्होंने आजकल जो है एक नेचुरल करंट और दे दिया, और कुछ नहीं है। और वो बोलते हैं कि नेचुरल करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो कभी अगर आपको एग्जामिनर एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि बताओ नेचुरल करंट कहां पर फ्लो होता है, तो नेचुरल करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है। बट हाँ, कन्वेंशनल करंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो होगा। हम पूरी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम कन्वेंशनल करंट को एक्चुअल हमारा करंट मान के चलेंगे, सारे सॉल्यूशन हम इसके थ्रू ही करेंगे, हम नेचुरल करंट के थ्रू नहीं मानेंगे। लेकिन एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेचुरल करंट कहाँ फ्लो होता है, तो नेचुरल करंट इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के सेम डायरेक्शन में, जो आजकल नए साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। लेकिन नया आप कितना ही बोल दो, आप मुझे बताओ, आपके परिवार में आप कितने ही इंस्ट्रक्शन दे दो, कुछ भी नया बोल दो, चलती किसकी है घर में, जल्दी से बताओ, क्या आपकी चलती है, आपके कहने से ऐसा होगा? अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहोगे, क्या कभी ऐसा होगा? हाँ, ओल्ड इज गोल्ड करेक्ट आंसर है। नए साइंटिस्ट बोलते सर गलत है क्या, नए साइंटिस्ट, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें पीएचडी करनी नहीं, देखो कि गलत है या सही है, हमें तो बस एग्जाम पेपर निकालना है, कि हमें कैसे न कैसे करके एग्जाम पेपर निकाल लें, हमारे लिए वही बेस्ट है ना। वो लड़ रहे हैं साइंटिस्ट, उनको लड़ने दो, पुराने वाले और नए वाले लड़ रहे हैं कि भैया इधर होगा इधर होगा, हमें क्या मतलब है। हम जो है बस एग्जाम निकाल के चुपके से जॉब लेकर आराम से अपनी जिंदगी जीवन यापन कर लेंगे, छोटी सी जिंदगी है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना, आपकी नहीं चलती, घर में चलती बड़े बुजुर्ग की है ना, पुराने वालों की चलती, इसलिए मैंने क्या बोला है कि पुराना जो कन्वेंशनल है करंट है, उसी को आपको लेकर चलना है। बट यहां पर आप एक पॉइंट लिख देना, नोट करके, नोट करके आप एक पॉइंट लिख देना, नोट करके आप एक पॉइंट क्या लिखोगे, नेचुरल करंट विल फ्लो, नेचुरल करंट, नेचुरल करंट विल फ्लो, नेचुरल करंट विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ, in the same direction of, in the same direction of, in the same direction of flow of electron, in the same direction of flow of electron, flow of electron। चलिए,
तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के सेम डायरेक्शन में हमारे पास में करंट जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल करंट हम बोल के चलते हैं। तो यहां से मुझे समझ में आया करंट के बारे में। देखो मैंने आपको करंट के बारे में क्या क्या बताया। मैंने आपको बोला करंट क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, वो हमारा करंट होता है। और करंट हमने यहां से निकाला। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, करंट अगर आपको फ्लो करवाना है तो आपको बाहर से एक फोर्स देना पड़ेगा। बाहर से जब आप फोर्स दोगे उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर होगा तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव होंगे उसके मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और करंट आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी हमारे पास में होता है, क्यू बाई टी हमारे पास में होता है। तो यहां से Q इज इक्वल टू एन पुट करके हमने एक नया फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया। यहां से न्यूमेरिकल पूछता है तो वो मैंने आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दिए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल पूछता है। दो करंट हमारे पास में आए हैं, कन्वेंशनल करंट और दूसरा क्या होगा, नेचुरल करंट, जिनकी डायरेक्शन आपको एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पूछता है। तो जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आ गई सभी को कि करंट क्या होता है, करंट की यूनिट क्या होती है, कैसे नंबर ऑफ चार्ज हम निकालेंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्लियर सभी को ये? अरे जल्दी से बताओ यार, मजा नहीं आ रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है चैट को देखते हुए। बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ। हाँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ फिर से कि आपने हो सकता है मे भी थोड़ी बहुत चीजें पहले से पढ़ी हो, आपको आता हो। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, जो है अपन बहुत आगे तक ऊपर तक चीजों को लेकर जाएंगे वन बाय वन, लेकिन कनेक्ट करूंगा मैं ना, एकदम से आप आगे वाली चीजें पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा कभी भी। आ रहा है मजा? चलिए वेरी गुड। चलिए, तो ये करंट आपको चीज समझ में आ गई। अब आपको एग्जामिनर पता है, एग्जाम में एग्जामिनर मैंने क्या बोला, बहुत चालाक है। एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपसे बोलेगा, आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे बोल दिया जाएगा इफ द वेवफॉर्म ऑफ चार्ज, वेवफॉर्म ऑफ चार्ज, वेवफॉर्म ऑफ चार्ज इज ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, देन 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 द करंट वेवफॉर्म इज, देन द करंट वेवफॉर्म इज। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ चार्ज की वेवफॉर्म अगर ट्रायंगुलर है तो करंट वेवफॉर्म क्या होगी हमारे पास में, करंट वेवफॉर्म जो है वो हमारे पास में क्या होगी, करंट वेवफॉर्म हमारे पास में क्या होगी। ऑप्शन ए होगा हमारे पास में ट्रायंगुलर ही रहेगी, ऑप्शन बी हमारे पास में हो जाएगी स्क्वायर, स्क्वायर, ऑप्शन सी हमारे पास में हो जाएगा साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल, और ऑप्शन डी हमारे पास में हो जाएगा ट्रेपेजोइडल, ट्रेपेजोइडल। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बताओ क्या होता है, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। अगर चार्ज अगर हमारे पास में ट्रायंगुलर है तो आप बोलोगे सर कि ट्रायंगुलर मतलब क्या करना है मुझे, डिफरेंशिएशन करना है क्या। देखो यहां पर क्योंकि करंट क्या होता है, करंट हमारे पास में क्या होगा, डिफरेंशिएशन करना है हमें चार्ज का। तो ट्रायंगुलर का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, स्क्वायर हमारे पास में आएगा। ट्रायंगुलर का क्या आएगा, स्क्वायर हमारे पास में करेक्ट डिफरेंशिएशन होगा। तो बस आपको यहां पर कुछ नहीं है, ये वाला फॉर्मेट यूज करना है कि करंट आई जो होता है, करंट आई हमारे पास में जो होगा, करंट आई जो होगा वो होगा हमारे पास में डी क्यू बाई डी टी हमारे पास में रहेगा, डी क्यू डिवाइड बाई डी टी हमारे पास में रहेगा। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान रखना डिफरेंशिएशन का मतलब हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। ध्यान रखना डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना टेन थीटा, बात एक ही है ना। स्लोप या फिर क्या होगा, टेन थीटा हमारे पास में होगा। जैसे मान के चलो, मैंने अभी आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि हमारे पास में जो चार्ज है वो ट्रायंगुलर है। अगर चार्ज हमारे पास में ट्रायंगुलर है, अब आप ट्रायंगुलर ऐसा बना लो, ये ट्रायंगुलर हमारे पास में क्या है, ये चार्ज है, ये चार्ज है। तो मुझे क्या करना है, ध्यान रखना, मुझे चार्ज से आपको एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है कि करंट की चार्ज की वेवफॉर्म ये है, बताओ करंट की वेवफॉर्म क्या होगी। इस चीज का ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर क्या करेगा, वो करंट की वेवफॉर्म आपको दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ चार्ज की वेवफॉर्म क्या होगी, ऑप्शन में चार वेवफॉर्म बना के रखेगा। तो अगर आपको वेवफॉर्म निकालनी है, चार्ज की करंट की वेवफॉर्म आपको निकालनी है, तो करंट की वेवफॉर्म क्या होगी समझ लेना। अगर आपको एग्जामिनर करंट की वेवफॉर्म निकलवाएगा तो करंट का वेवफॉर्म निकालना है, तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला है कि आपको स्लोप निकालना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको, स्लोप जो है वो फाइंड आउट करना है, स्लोप आपको फाइंड आउट करना है।
तो समझ लेना स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो स्लोप है, स्लोप का मतलब मैंने क्या बोला, टेन थीटा होता है। जैसे मान लो मैं आपको नंबर भी दे देता हूं, ये नंबर 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 हमारे पास में है। तो आप मुझे बता सकते हैं 0 से लेकर 2 तक का स्लोप कितना है, जल्दी से बताओ। 0 से लेकर 2 तक का जो स्लोप है वो कितना है, आप मुझे बता सकते हो क्या? छोटी सी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत टफ चीज मैंने आपसे पूछी है। ये 0 से लेकर 2 तक का स्लोप क्या होता है, कितना होगा? स्लोप मतलब होगा टेन थीटा, है ना? करेक्ट। सर इसका स्लोप कितना होगा? सर 2 होगा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, ध्यान रखना, थीटा जो होता है वो हमारे पास में हाइट कितनी है 4 और बेस कितना है 2। फिर से सुन लेना, हाइट कितनी है 4 और बेस कितना है 2। तो 2 हमारे पास में आ रहा है, तो हम यहां पर ये बनाकर हम यहां पर लिख देंगे 2 आ रहा है। यहां पर हम लाइन बनाकर, कांस्टेंट लाइन है ना, 2 आ रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। अब यहां से यहां तक में इधर का स्लोप कितना होगा? तो देखो बेस कितना है, अभी इसका 2 है, हाइट इसकी भी कितनी है 4 ही है, लेकिन स्लोप नेगेटिव में है। स्लोप नेगेटिव में पता है ना, स्लोप ऐसे होता है तो पॉजिटिव होता है, ऐसे होता है तो नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव स्लोप है, क्यों बताओ? क्योंकि इसका एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा है। अगर ये नेगेटिव स्लोप है और -2 का है, तो हम कहां पर लेकर जाएंगे इसको? -2 में हम लेकर जाएंगे। -2 हमारे पास में आएगा, फिर से +2 का हमारे पास में स्लोप आएगा, फिर से -2 का हमारे पास में स्लोप आएगा। इस तरीके से वेवफॉर्म आएगी। यही वेवफॉर्म किसकी है? करंट की वेवफॉर्म है। लेकिन किसके लिए ध्यान रखना, 1 कूलम हमारे पास में I इज इक्वल टू dq/dt में, ठीक है, यही हमारे पास में करंट की वेवफॉर्म होगी। बस आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ये हमारा आंसर आएगा। जल्दी से बताओ, अगर मान लो एग्जामिनर इस तरह का एग्जाम्पल अगर एग्जाम में बनाता है, किसी भी वेवफॉर्म अगर आपको दे दी जाती है, तो आप बता दोगे क्या आंसर होगा? जल्दी से बताओ, ड्रॉ कर लोगे वेवफॉर्म क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इस चीज का ध्यान रखना है ना। आप लोगों ने हो सकता है नहीं देखे हो, किस किसने इस टाइप के एग्जाम्पल देखे हैं? इस तरह के वेवफॉर्म वाले एग्जाम्पल किस किसने देखे हैं? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, मैं फिर से समझा दूंगा, है ना। ये समझ नहीं आया, ठीक है सुशांत, मैं आपको समझा देता हूँ। चलो रिपीट कर देता हूं मैं फिर से। कुछ बोल रहे हैं कि सर पहली बार देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप पहली बार इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको ये चीजें पढ़ाई नहीं गई। ठीक है, आपको ये चीजें पढ़ाई नहीं गई। अगर आपको ये चीजें पढ़ाई गई होती तो डेफिनेटली आप जो है वो देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको गेट ईएससी के अंदर, एई लेवल के एग्जाम में, इवन कुछ स्टेट जेई एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, है ना। चलिए समझना, मैं आपको फिर से बताता हूँ, समझाता हूँ। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, कभी भी हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का, कोई एक्स ऑफ टी हमारा सिग्नल है, उसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अवकलन जब हम करते हैं, तो अवकलन का मतलब होता है हम उसका स्लोप निकालते हैं। क्या करते हैं? स्लोप निकालते हैं। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा कि यही हमारा स्लोप है? तो बस आप मुझे इतना बताओ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता होगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी होती है। यही होती है हमारे पास में एम एक्स प्लस सी। मैं आपसे पूछूं कि आप एक काम कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दो dy/dx, तो आप मुझे बता सकते हो इस इक्वेशन का dy/dx कितना होगा? जल्दी से बताओ। ये जो इक्वेशन है y बराबर एम एक्स प्लस सी है, तो यहां पर अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप सभी को पता है कि c तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1। तो आपके पास में आया क्या, बताओ? एम। एम कोई तो अपन बोलते हैं स्लोप, हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। प्रवणता ही बोलते हैं ना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट बता देना एक बार। एम क्या होता है? स्लोप हमारे पास में होता है। तभी तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी आप कभी भी किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करो, तो आपको कुछ नहीं निकालना होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब आपको स्लोप निकालना होता है। क्या निकालना होता है? स्लोप निकालना होता है। तो स्लोप अगर आपको निकालना है, तो स्लोप का मतलब ही होता है हमारे पास में टेन थीटा। स्लोप का मतलब ही क्या होता है हमारे पास में? टेन थीटा। अब आप बोलोगे सर स्लोप को टेन थीटा क्यों बोला? आप मुझे बताओ, घर पर आपका रैंप होता है ना, ये स्लोप, आप इसको क्या बोलते हो? इसी को तो आप बोलते हो ना स्लोप। तो ये थीटा जो होगा हमारे पास में, यही स्लोप हमारे पास में है। तो स्लोप जब भी निकालना होता है तो अपन टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा क्या होता है? हाइट डिवाइड बाय बेस का रेशियो हमारे पास में। तो यहां से अपन निकालेंगे जब टेन थीटा, तो हम निकालेंगे हाइट डिवाइड बाय बेस का रेशियो, हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे।
तो जब भी आपको कभी भी स्लोप निकालना हो या डिफरेंशिएशन निकालना हो, आप क्या करना, टेन थीटा आप फाइंड आउट कर लेना। तो सेम मैंने यहां पर यही काम किया इस एग्जांपल में, समझना। मुझे यहाँ का स्लोप निकालना था। ये स्लोप कितना होगा, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, हाइट निकालो 4, बेस निकालो 2, और हाइट 4 बेस 2 दोनों का डिवाइड कर लो। तो हाइट बाई बेस कितना होगा, 4/2। 4/2 कितना होता है, 2 होता है। प्लस में आया क्यों, क्योंकि ऐसा स्लोप होता है तब हमेशा पॉजिटिव इक्वेशन होती है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है 10 की वैल्यू 90 डिग्री तक पॉजिटिव होती है, 10 की वैल्यू 90 डिग्री के बाद में नेगेटिव हो जाती है। तो देखो अभी तक यहां तक स्लोप 90 डिग्री तक कम है, अब ये 90 डिग्री से ज्यादा चला गया, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये एंगल होता है 0 डिग्री, ये 90, ये 180, तो ऐसी लाइन जा रही तो 90 डिग्री से ज्यादा हो चुकी है। 90 डिग्री से ज्यादा पर 10 नेगेटिव होता है, तो मैंने क्या बोला कि अच्छा इस लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो -2 लिखो आप यहाँ पर। ये लिखा मैंने, स्लोप मतलब हाइट डिवाइड बाय बेस, -2 हमारे पास में होगा। यहां फिर से पॉजिटिव है, फिर से +2 हमारे पास में होगा, तो मैंने बोला प्लस माइनस प्लस इस तरीके से हमारे पास में क्या होगी, तो ये करंट की वेवफॉर्म हमारे पास में आ जाएगी। चलो जल्दी से बताओ, अब समझ में आ गया इसको ऊपर इसको नीचे ऐसा क्यों लेकर गया हूं मैं वेवफॉर्म में। जल्दी से एक बार रिप्लाई करेंगे जिसने भी लिखा था सर समझ में नहीं आया, रिपीट के लिए। अब समझ में आ गया सभी को, क्लियर है सभी को ये। चार्ज और करंट का इन्हीं में से कोई ग्राफ आता है, कोई और भी पूछता है, कोई और भी पूछ सकता है। एग्जामिनर, एग्जामिनर मैंने क्या बोला, बहुत चालाक है। एग्जामिनर बहुत चालाक है भैया, उससे पंगा नहीं लेना। एग्जामिनर बहुत चालाक है, लेकिन हम भी तो बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि हम कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं कहाँ पर, इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट में, तो हम बहुत स्मार्ट हैं। एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछेगा, एग्जामिनर आपको ये बोल देगा कि बताओ ये हमारा चार्ज है, और ये हमारा चार्ज है, ये हमारे चार्ज की वेवफॉर्म है, ये 2, 4, 6, और यहां पर लिख दो 8, ये हमारा चार्ज है। आपसे पूछेगा बताओ करंट की वेवफॉर्म क्या होगी। सभी अपने अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे और डन लिखेंगे, फिर मैं आपको ड्रॉ करवाता हूं। चलिए जल्दी से बताओ। चार्ज स्क्वायर होता है, अरे चार्ज स्क्वायर नहीं होता बेटा, करंट की वेवफॉर्म के रेस्पेक्ट में हमें आंसर देना है और कुछ नहीं। हमें वेवफॉर्म के रेस्पेक्ट में आंसर देना है ना। वेवफॉर्म के रेस्पेक्ट में बताना है हमें, चार्ज चार्ज स्क्वायर नहीं होता है। ये तो मैं वेवफॉर्म बता रहा हूं कि करंट की वेवफॉर्म ऐसी है तो चार्ज की वेवफॉर्म क्या होगी, या चार्ज की वेवफॉर्म ऐसी है तो करंट की वेवफॉर्म क्या होगी हमारे पास में, बस हम ये बात कर रहे हैं ना। डन। चलिए, तो अगर मैं बात करूं यहां पर आते हैं फिर से, और हमें करंट की वेवफॉर्म बनानी है, तो हम करंट की वेवफॉर्म यहां पर बनाते हैं, और कैसे बनाएंगे तो समझना। हमें करंट की वेवफॉर्म अगर बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आप आगे एक्सटेंड कर दो नीचे। चलिए समझना, यहां तक स्लोप आपको पॉजिटिव दिख रहा है, यहां तक कांस्टेंट चीजें दिख रही है, यहां पर फिर से आपको स्लोप नेगेटिव दिख रहा है। तो आप सभी ने ऐसे, अब आपको रात को सपने में बोला जाएगा ना, तो भी आप ऐसी वेवफॉर्म तो बना दोगे। आप बोलोगे सर ये तो मजा आ गया, ये वेवफॉर्म तो हमने बना ली, अब इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप वर्बली बनाओगे ऐसी वेवफॉर्म को, अरे बना लोगे ना, जल्दी से बताओ। ऐसी वेवफॉर्म आप बोलोगे सर ऐसी तो हम बना लेंगे, कैसे बताओ। सर यहां तक स्लोप पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव में कहीं आएगा। सर ये स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव में कहीं आएगा। सर बीच में करंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो 0 होता है। ठीक है, ऐसी वेवफॉर्म हमने बना ली आराम से। अगर हमने ये वेवफॉर्म बना ली है, तो सर अब मुझे क्या करना है, मुझे स्लोप ही तो निकालना है। स्लोप क्या होता है सर, हाइट कितनी है 8 है, बेस कितना है 2 है, तो इसका मतलब सर ये 4 आएगा। ठीक है, यहां पर मैं इसको 5 कर लेता हूं 6 की जगह, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि सर यहां पर बताओ इसकी स्लोप कितना है, इसकी हाइट कितनी है 8 है, बेस कितना है सर 1 है, तो ये आएगा -8। तो इसको आप थोड़ा सा और बढ़ा दो, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा सर, ये -8 आएगा। ये हो गई हमारी वेवफॉर्म। हो गया कंप्लीट। अरे जल्दी से बताएंगे, कोई कोई टफ नहीं होता है चीजें। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो, वेवफॉर्म बता सकते हो, अगर आपको एग्जामिनर एग्जाम के अंदर पूछता है तो। अब मेरे अकॉर्डिंग आप कर लेंगे, कर लोगे, जल्दी से बताओ। चलिए, वेरी गुड, बहुत सही।
ऑल क्लियर। अब देखो एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है, एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एग्जामिनर जो है आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि चार्ज हमारे पास में जो है Q इज इक्वल टू, वो चार्ज हमारे पास में 2t² माइनस 3t+1 आपसे पूछेगा फाइंड 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 करंट इन फाइंड करंट इन 10 सेकेंड। आपसे चार्ज दे देगा, आपसे पूछेगा 10 सेकेंड में कितना करंट फ्लो होगा, कि करंट की वैल्यू कितनी होगी। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ, एग्जामिनर बहुत चालाक है, एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है, हमें हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर चार्ज स्क्वायर है तो करंट इंपल्स आएगा, उसकी बात मैं सिग्नल सिस्टम में करूंगा, है ना। सिग्नल सिस्टम पढ़ाऊंगा तब मैं इंपल्स की बात करूंगा, अभी यहां बात नहीं करेंगे, क्योंकि इंपल्स वाला क्वेश्चन यहां नहीं पूछता है। इंपल्स वाला क्वेश्चन पूछता है आपको सिग्नल सिस्टम में, है ना। हम सिग्नल में बात करेंगे कितना करंट फ्लो होगा। तो देखो यहां पर मैंने क्या बोला, इसको डिफरेंशिएशन करना है, करंट अगर आपको निकालना है तो करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा, dQ/dt हमारे पास में रहेगा। तो डिफरेंशिएशन अगर हम बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t-3, हमारे पास में होगा 4t, है ना, ओनली 4t-3 होगा। तो 4 इंटू टाइम 10 सेकेंड है, -3 कर लो, तो 40-3 कितना आएगा, 37 एम्पियर जो है वो हमारे पास में करंट फ्लो होगा। क्लियर। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो देखो ध्यान रखना, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो बनेगी करंट के अंदर, या तो आपको ये क्वेश्चन देगा, नहीं तो आपको वेवफॉर्म वाले क्वेश्चन दे देगा, आपको वेवफॉर्म वाले एग्जांपल दे देगा, इससे आपको वेवफॉर्म में ही आंसर पूछ सकता है, ठीक है। या फिर आपको इस तरह का एग्जांपल दे देगा, ट्रायंगुलर और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे देगा। तो ये सारी चीजें आपको दे दी जाएगी। जल्दी से बताओ, कर लोगे इस क्वेश्चन का, आप आंसर बता दो जल्दी से। अगर आप कर लोगे तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आप आंसर बताएंगे। अरे यार कुणाल, ये समय कैसे निकलता जा रहा है इतना जल्दी। हम्म खत्म होने का भी टाइम, क्लास खत्म होने वाली है। क्या बोलो, ग्रेफाइट रिपीट कर दो, ग्रेफाइट मतलब या ग्राफ। धर्मेंद्र बोले सर ग्राफ रिपीट कर दो, ठीक है ग्राफ रिपीट करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ फिर से। चलो इस क्वेश्चन का पहले आप आंसर बताओ जल्दी से। आपसे बोला है कि ये ये 10⁻16 करना है इसको, है ना, थोड़ा डेटा सही लिखना। 12.25 इंटू 10⁻16 करना है इसको, है ना। 16 इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, हाउ मच करंट विल फ्लो, इसको 16 करना पावर, है ना। अब इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। 10⁻16 करना उसको, है ना। 12.25 इंटू 10⁻16। देखो सुशांत ने क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई करो, है ना। सुशांत बोल रहे हैं कि सर अच्छा करंट पूछा है आपने, कुछ भी तो नहीं है सर। करंट आई इज इक्वल टू हमें पता है, क्या है बताओ, N × E/T होता है सर। सर टी इक्वल टू 1 सेकेंड दे रखा है सर, टी को 1 कर देते हैं, एन आपने दे रखे हैं कितने, 12.25 इंटू 10⁻16 है। सर ई की वैल्यू जो है ई लिख देता हूं मैं, और टाइम टी 1 हो गया सर, यही आंसर आ जाएगा। बेटा ऑप्शन में ये नहीं देगा, वो मल्टीप्लाई करवाएगा आपको, है ना। मल्टीप्लाई करो, ई की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, 1.6 इंटू 10⁻−19 या 16 करो, -19 डिवाइड बाय 1 सेकेंड करो। अब सॉल्व करके आंसर बताओ। तो ये आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में उसने यहाँ पर पूछा हुआ है आपको मिली एम्पियर में आपको आंसर बताना है। किससे बताना है, ध्यान रखना, मिली एम्पियर में। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये लास्ट टाइम आरआरबी जेई का ही क्वेश्चन था। ये आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था लास्ट टाइम, ठीक है। आरआरबी जेई में पूछा गया था। बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, 19.6 मिली एम्पियर। चलिए तो मैं आपके ऊपर भरोसा करके जो है आंसर मैं लगा दे रहा हूं यहां पर। वैसे मिली का मतलब 10⁻³ बचेगा, 1.6 इंटू 12.25 मल्टीप्लाई कर लो,
तो यहां से कितना आएगा 0, तो 19.6 मिली एम्पियर जो है ये हमारे पास में करंट आएगा। ये हमारे पास में क्या आएगा, करंट हमारे पास में रहेगा 19.6 जो है वो मिली एम्पियर हमारे पास में करंट रहेगा, है ना। 19.6 मिली एम्पियर हमारे पास में करंट आएगा। क्लियर है सभी को, जल्दी से बताओ, ये पॉइंट सभी को क्लियर है? हाँ ग्राफ में रिपीट, सर ग्राफ फिर से, हाँ ग्राफ में बता रहा हूं आपको फिर से। देखो ग्राफ में, ग्राफ से मत डरो यार, ग्राफ को बेसिक तरीके से समझो, है ना। ग्राफ कुछ नहीं है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं। आपको वेवफॉर्म जैसी आती है आपको डर लगता है, वेवफॉर्म से डरना नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान रखना, कोई भी अगर एक्स कोई भी चीज दे रखी हो, आपको अगर पूछे कि बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मैंने बोला जस्ट आपको एक स्लोप निकालना है, टेन थीटा आपको निकालना है। आप बोलोगे सर देखो दो तरीके से मैं आपको ड्रॉ भी करवा सकता हूं, समझना। एक और तरीका होता है इन क्वेश्चन को करने का, वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, चलिए, ताकि आपको थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, बट वो समझ के भूल जाना, ठीक है। एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन करने का, आप एक काम कीजिए, या तो आप एक काम करो, ये जो ग्राफ बना रखा है ना, ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये जो ग्राफ हमने बनाया है, यहां पर मैंने लिखा था 4, यहां मैंने लिखा था 2, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा था। तो सबसे पहले क्या करो, आप यहां के लिए स्ट्रेट लाइन लिखो। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास में स्ट्रेट लाइन होती है। आपको डायरेक्ट डिफरेंशियल नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर लो। y बराबर एम एक्स प्लस सी में आप y एक्सिस पर क्या था बताओ, y एक्सिस पर चार्ज था, x एक्सिस पर आपके पास में टाइम था, तो y एक्सिस पर मैंने लिख दिया चार्ज। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है हमारे पास में हाइट डिवाइड बाय बेस। हाइट कितनी है 4, बेस कितना है 2, तो यहां पर आप लिख दो 2। x एक्सिस पर हमने क्या लिखा है, टाइम, t हमने लिखा है। और इनिशियली वैल्यू उसकी सी क्या होता है, ध्यान रखना सी होता है जहां पर ये इस एक्सिस पर कट करता है ना। तो यहां पर सी की वैल्यू कितनी है, 0 हमारे पास में है, तो सी की जगह आप 0 रख दो। तो इक्वेशन आपकी बनेगी Q इज इक्वल टू 2T। ये आ गया चार्ज, ये चार्ज आ गया, तो बताओ करंट I इज इक्वल टू, ये तो हमें पता है कि सर dQ बाई dt होता है। तो सर हमें क्या करना है, d बाई dt करना है, किसके रेस्पेक्ट में, मतलब डी बाई डी टी करना है किसका, 2t का। तो t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो बताओ करंट की वैल्यू कितनी आई, 2 हमारे पास में है, यही आया करंट की वैल्यू 2 आई। कहां से कहां तक में, 0 से लेकर 2 तक में आप स्ट्रेट लाइन बनाई आपने, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने लिखी, फिर डिफरेंशिएशन किया, और आंसर क्या है आपके पास में 2 निकल कर आया। तो अच्छा आप बोलोगे सर 2 क्या होता है, सर ये 2 कांस्टेंट होता है, सर ये 2 कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब क्या सर, मुझे करंट बनाना है तो मैं 0 से लेकर 2 तक में एक कांस्टेंट लाइन 2 की बना लूं, 0 से लेकर 2 तक में एक कांस्टेंट लाइन 2 की बना लूं, यही करंट आ जाएगा मेरे पास में। आप ऐसा भी काम कर सकते हैं, लेकिन क्या आप ऐसा प्रिफर करोगे, जल्दी से बता दो सभी, क्या आप सभी ऐसा प्रिफर करोगे, इस तरीके से जो है वो पहले ग्राफ से इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन लिखने के बाद में फिर डिफरेंशिएशन करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको आप ड्रॉ करोगे? नहीं करना है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इतना काम नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, जब भी आपको कोई भी ग्राफ दिया गया हो उसका स्लोप निकाल देना। जो स्लोप है वही यहां पर आएगा, और कुछ नहीं है ना, स्लोप ही यहां पर आएगा। तो इसीलिए मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए हैं, मैंने सिर्फ यहां का स्लोप निकाला है। स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो वैल्यू 8/2 कर दिया, 4 आ गया, पॉजिटिव ले लो। मैंने बोला ऐसी लाइन हो तो स्लोप नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब हाइट डिवाइड बाय बेस करके -8 आ रहा है, आप इससे कर लो। क्लियर, समझ में आ गया सारी चीजें? चलिए, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारे पास में करंट। अब हम बात करते हैं करंट के बाद में, अब हम आते हैं, जब चार्ज आ गया, करंट आ गया, तो करंट के बाद में क्या आएगा हमारे पास में, अब आएगा हमारे पास में वोल्टेज, 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 या फिर आप इसी में क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो ईएमएफ। वोल्टेज आपने बहुत सारे नाम लिखे होंगे, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल, या फिर आप इसी को लिखते हो पोटेंशियल, पोटेंशियल। जल्दी से बताओ, वोल्टेज को हम पोटेंशियल बोलते हैं
या पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल के चलते हैं। दो चीज हमारे पास में है ना। हम किस किस के बारे में बात करने वाले हैं? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और ये होता क्या है हम यहाँ पर देखने वाले हैं ना। वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, हम इन सभी के बारे में बात करेंगे ना। लेकिन वो बात आज नहीं करेंगे, वो बात अपन कल करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन सभी के बारे में क्या क्या होता है, ठीक है, तो इसकी बात हम करेंगे कल की क्लास में ना। आज पहली क्लास है तो मैं आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं मैं। कल से एग्जैक्टली हम पूरी 2 घंटे की क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का सेशन। अगर अच्छा लगा है तो आपको अपने दोस्तों को सभी को शेयर भी करना है कि अभी भी कुछ नहीं गया है, एक क्लास है, आज वो रिवीजन कर सकते हैं एक क्लास को रात को बैठकर बैकलॉग, ताकि कल से लाइव क्लास वो अटेंड कर पाए और अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल या अपनी इंजीनियरिंग की जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छे से वो कर पाए, है ना। क्योंकि मैंने आपसे एक ही प्रॉमिस किया है हमेशा कि क्वालिटी, क्वालिटी और क्वालिटी। आपको यहाँ पर जो क्वालिटी मिलेगी और कहीं पर नहीं मिलेगी। आप कहीं पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं, आप देखोगे तो आपको ना इतनी क्वालिटी मिलेगी और ना अफोर्डेबिलिटी आपको मिलेगी, है ना। तो आप ये चीजें आप अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर सकते हैं। अब बात रही सर मशीन की, ठीक है। मशीन का सर कैसे चलेगा? तो देखो, दो चीजें हमारे पास में है, दो चीज हमारे पास में है, जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 5-6 दिन का आपका मैथ्स बचा हुआ है। इस वीक में आपका मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, जो 7 to 8 आपकी क्लास चल रही है। मैथ्स वाली क्लास जो है इस वीक में आपकी खत्म हो जाएगी। तो आप अगर बोलोगे तो मैं संडे से 5 दिन बाद से, 5 डेज की बात है, 5 दिन बाद से आपकी जो क्लास है, क्योंकि अभी देखो सुबह से लेकर शाम तक एप्लीकेशन पर बिल्कुल ही टाइम फ्री है ही नहीं, कोई ऐसा स्लॉट है ही नहीं जिसमें मैं आपकी क्लास प्लान कर पाऊँ वीकडेज में। संडे को अपन क्या करेंगे, मशीन की जो 4 आवर की अपन क्लास संडे को अपन रख लेंगे। और मंडे से डेली आपकी 7 to 8 क्लास 1 आवर आपकी मशीन की मैथ्स की क्लास, मशीन वाली क्लास चलती रहेगी। तो उसको अपन क्या करेंगे, 8-10 दिन जो भी लगेंगे उसमें हम कंटिन्यू कर लेंगे। संडे संडे को हम 2 क्लास रख लेंगे 4 आवर की। ज्यादा टाइम का ज्यादा सिलेबस नहीं बचा हुआ है। स्पेशल मोटर और वो आपके 3 क्लास उसमें चाहिए मुझे, और 10-12 क्लास उसमें चाहिए, यानी कि अपने को 12-15 क्लासें कम से कम हमें चाहिए। तो संडे को अपन यूज करके कवर कर लेंगे। और वैसे भी आरआरबी जेई के जितने भी क्लासेस है ना, वो इस मंथ के एंड तक, अगले 20 दिन में आरआरबी जेई की सारी क्लासेस खत्म हो जाएगी, है ना। तो उसके बाद में हमारे पास में फिर पूरे दिन भर टाइम स्लॉट फ्री ही है। क्योंकि आरआरबी जी की जितनी भी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है, 10 बजे चल रही है, 1:30 बजे चल रही है, सुबह चल रही है, तो वो सारी क्लासेस बंद हो जाएगी। तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर हम आराम से एक्स्ट्रा टाइम तक जो है वो जितना चाहो आप पढ़ सकते हो, उतना मैं आपको पढ़ाकर कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो अपन इस तरह से प्लान करते हैं, इस तरह का रहेगा ना। क्लियर? रीजनिंग की डीपीपी चाहिए, वो आज आपको मिल जाएगी। आज आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल की कुछ डीपीपी मिलेगी, लेकिन अभी आपको अटेंड नहीं करना है। आपको कल की क्लास के बाद में आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले पीवाईक्यूज जो हैं सेक्शन में आपको अपलोड मिल जाएंगे। 3 चैप्टर आज अपलोड होंगे, है ना। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करते हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्मर बचा है, मुझे पता है बचा है। अगर किसी को बहुत जल्दी है कि सर नहीं मुझे तो आज ही कंप्लीट करना है, मेरे पास में रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन मैं वो देना नहीं चाह रहा हूँ। मेरे पास पूरा ट्रांसफॉर्मर का रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। आप बोलोगे मैं आज आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा पूरी, अगर चाहिए तो आप बता दो सर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दो। लेकिन लाइव में पढ़ने का जो मजा है वो अलग ही है। एक बार मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी ना, तो फिर आपको आलस आ जाएगा। और हमने लाइव का प्रॉमिस किया है, तो लाइव चीजें हम लाइव ही पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी मेरे पास में पड़ी हुई है, मैं करने में आपको अपलोड कर सकता हूँ सर ये देख लो। लेकिन रिकॉर्डिंग अगर आपको देखना ही होता तो आप यहाँ पर क्यों लेते? आपने यहाँ पर लिया लाइव पढ़ने के लिए लिया है। तो इस महीने के एंड तक अपन जो इसको भी कंप्लीट कर देंगे, मशीन वाला जो पोर्शन है। चाहे 2 दिन 5 दिन ज्यादा पढ़ना पड़े, अभी तो हमारा एग्जाम है नहीं, ठीक है। 5 दिन ज्यादा पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ेंगे अच्छे से जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं ना, ठीक है। चलिए, तो अपन क्या करेंगे, अपन जो है वो संडे को हम क्लास रखेंगे, ठीक है। संडे को हमारी क्लास रहेगी मशीन की। और मंडे से डेली आपकी 7 to 8 मशीन वाली जो पोर्शन बचा हुआ है, जिन बेचेस में, नए वाले बेचेस की बात नहीं कर रहा हूं, आपको सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल लेना है, जो भी बचा हुआ है पोर्शन है अपन उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को यहां तक मजा आया होगा, और कल अपन मिलेंगे इसके आगे की कहानी को सीखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच।